तो यार, क्या आपको पता है कि जो लोग यूनुक यानी किन्नर या हिजड़े बन जाते हैं, उन्हें सिर्फ बैठकर ही वॉशरूम जाना पड़ता है ताकि उनके जूतों के सोल गंदे ना हो। लेकिन यहाँ तो गजब ही हो गया। डोवेजर एम्प्रेस राजमाता ने मुझे साफ साफ हुक्म दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर ही ये काम करूंगी। अब सारे छोटे मोटे ओनक्स को लग रहा था कि मैंने पक्का राजमाता को नाराज कर दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था असली राज। बात ये थी कि उस रात राजमाता ने मेरी बॉडी का वो सीक्रेट देख लिया था। सोचो, मैं 21वीं सदी का एक नॉर्मल सा लड़का अचानक सोकर उठा और खुद को कहां पाया? सीधा महल के उस खौफनाक कैस्ट्रेशन रूम, खस्सी करने वाले कमरे में, और मेरा नंबर आने ही वाला था। कसम से मेरी तो जान ही। वो बूढ़ा ओनुक जो ये सब करने वाला था, उसने मेरी बॉडी चेक की और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह, ये तो पैदाइशी ही ऐसा है। मेरी तो मेहनत ही बच गई। उसने कहा, पैदाइशी ऐसा? मैंने घबराकर नीचे देखा और चक्कर खाकर गिरने ही वाला था। मेरे पास सच में वो चीज थी ही नहीं। और इसी तरह किस्मत के इस अजीब मजाक से मैं इस हेलो गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है और मैंने सारे मैचेस ऐप के थ्रू फॉलो किए हैं, जिसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से बेहतरीन कमाई करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने कैश प्राइजेस और एप्पल प्रोडक्ट्स के गिवअवेज किए हैं। यही है एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बहुत अच्छा बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। और अभी आप 70,000 रुपीज तक का बोनस इजी ले सकते हो हमारे प्रोमो कोड 1xplash के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग जर्नी अभी से रेडी करो। अरे मैं एक ओनुक बन गया। इस पैदाइशी कमी की वजह से मुझे रोज ताने सुनने पड़ते थे। वो ओनक्स एक तरफ तो मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन दूसरी तरफ मुझसे जलते भी थे, क्योंकि मुझे उस भयंकर दर्द से नहीं गुजरना पड़ा था। ये महल किसी नरक से कम नहीं था। यहाँ एक गलत बात, एक गलत काम या किसी गलत इंसान का साथ देने पर आपको सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता था। मैंने अपनी आंखों के सामने न जाने कितने लोगों को ऐसे मरते देखा। इसलिए पिछले 1 साल से मैं रोज मौत के साये में जी रहा था। हर कदम फूंक फूंक कर रखता था, बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि इस दुनिया की भाषा बिल्कुल मेरी दुनिया सिंप्लीफाइड चाइनीज जैसी ही थी। तो बस अपने पढ़ने लिखने के इसी टैलेंट के दम पर 2 दिन पहले ही मुझे सीधा राजमाता के महल में काम मिल गया। मुझे लगा बॉस, ये तो लॉटरी लग गई, यही मौका है अपनी जान बचाने का। और राजमाता, अरे बाप रे, वो तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। उनकी स्किन बर्फ जैसी सफेद और पैर तो बिल्कुल संगमरमर जैसे। महारानी जी, मेरी तो किस्मत खुल गई जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। आप कितनी दयालु हैं, मैंने मक्खन लगाते हुए कहा। अब मेरा रोज का बस यही काम था, दिमाग दौड़ाओ और इस बेहद खूबसूरत राजमाता शाओ जिंगयुए को इम्प्रेस करो। मेरी चिकनी चुपड़ी बातों और बेशर्मी ने काम कर दिया और वो रोज मेरी बातों से खुश रहने लगी। इसी वजह से मैं उनके इतने करीब रह पाया। शाओ लिंजी, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। राजमाता ने धीरे से आंखें खोली और मुझे पसीने से लथपथ देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी जी। मैंने ना चाहते हुए भी उनके उन खूबसूरत पैरों को छोड़ दिया। सच कहूं तो ये औरत हर तरह से परफेक्ट थी। फिगर, लुक्स, एटीट्यूड, सब कुछ टॉप क्लास। मेरे जैसा इंसान जिसने मॉडर्न दुनिया की इतनी लड़कियां देखी हों, वो भी इन्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन अफसोस, दिल में तो बहुत कुछ था, पर इस अधूरी बॉडी के साथ मैं कर ही क्या सकता था। मुझे तो अपने आप पर रोना आ रहा था। तभी अचानक राजमाता पलट और उनके शाही कपड़ों के नीचे से जो नजारा दिखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैं डर के मारे तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। जाओ शाओकुए के साथ जाकर लाल कपड़े पहन लो, उन्होंने कहा। क्या क्या? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। लाल कपड़े? महल में लाल कपड़े सिर्फ हाई रैंक वाले एओनक्स ही पहन सकते थे, और मैं जो ये नीले कपड़े पहने था वो सबसे लोअर रैंक के थे, जिन्हें पहनकर मुझे सिर झुका के चलना पड़ता था। महारानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो इज्जत दी है उसके लिए मैं जीते जी और मरने के बाद भी सिर्फ आपका ही वफादार रहूंगा। हाँ हाँ हाँ। मेरी बातों से राजमाता को हंसी आ गई। उन्होंने हल्के से मेरे कंधे पर पैर मारा और बोली, तुम्हारी वफादारी देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन याद रखना मुझे गद्दारों से सख्त नफरत है, समझे? बोलते बोलते उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। उनका वो खतरनाक रूप देखकर मेरी रूह कांप गई। जी जी महारानी जी, मैं आपका वफादार कुत्ता बनकर रहूंगा। मैं जमीन पर लेट गया और हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। बाप रे, ये औरत कितनी जल्दी रंग बदलती है। अभी तो हंस रही थी और अब कैसे मुझे डरा रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा, इस खौफनाक जगह पर जहां हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन है, यहाँ किसी पर भरोसा करना बेवकूफी ही है। तभी राजमाता ने फिर से अपने पैर मेरे कंधे पर रख दिए और बोली, लूरान, वो कुत्ता राजा का जासूस है।
मैं उसकी शक्ल और नहीं देखना चाहती। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे उसे मेरे महल से बाहर फेंका जा सके? मैंने तुरंत उनके पैरों को फिर से दबाना शुरू किया और सोचने लगा। लू रान राजा का आदमी था जिसका काम राजमाता की हर हरकत पे नजर रखना था। राजमाता का रुतबा तो बहुत, लेकिन वो राजा की सगी मां नहीं थी। वो तो मिनकिंग शे यानचन की मां थी, जिसके पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की ताकत थी और जो बॉर्डर संभालता था। जाहिर है राजा इन माँ बेटे से डरेगा ही। महारानी जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, लू रान राजा का जासूस है। अगर हम उसे निकाल भी देंगे तो राजा किसी और को भेज देगा। तो तुम क्या कहना चाहते हो? राजमाता ने मुझे बड़ी दिलचस्पी से देखा और बिना डरे कहा, हम उसे डरा धमका कर अपनी तरफ कर लेंगे। ये सुनकर राजमाता की आंखों में चमक आ गई। डरा कर अपनी तरफ? कैसे? महारानी जी, हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है, बस हमें लू रान की वो कमजोरी ढूंढनी है, फिर वो हमारी मुट्ठी में होगा। राजमाता मुस्कुराई और तभी उन्होंने आवाज दी, जियोए। अचानक मेरे पास एक परछाई सी आई और मेरी तो चीख ही निकल गई। जब ध्यान से देखा तो वो काले कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, एकदम परफेक्ट फिगर। लेकिन मैंने तुरंत नजरें नीचे कर ली क्योंकि मुझे पता था वो एक खतरनाक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है जो पलक झपकते ही जान ले सकती है। जी मालकिन, जाओ और उस लू रान की पूरी कुंडली निकाल कर लाओ। मुझे उसकी एक एक डिटेल चाहिए। जो हुक्म, जियो ने कहा और वो हवा की तरह गायब हो गई। 1 घंटे बाद वो वापस आई और उसने बताया कि लू रान का एक भतीजा है जो उसकी जान से भी प्यारा है। बस मिल गया हमारा मोहरा। मैंने तुरंत राजमाता को पूरा प्लान समझाया कि कैसे हम उस भतीजे का इस्तेमाल करके लू रान को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी बातें सुनकर राजमाता हंस पड़ी और उन्होंने मेरा प्लान फाइनल कर दिया। उनके कमरे से बाहर आते ही मैंने राहत की सांस ली। 2 दिन में मैं समझ गया था कि शाओ जिंगयुए कैसी है। दिखने में खूबसूरत पर दिमाग से पैदल, क्रूर, घमंडी और अपनी तारीफ सुनने की भूखी। अब मुझे बस उसकी जी हुजूरी करनी थी और उसे इस कदर इंप्रेस करना था कि वो मेरे बिना रह ही ना पाए। मुझे एक बात समझ आ गई थी कि ये राजमाता अंदर से बहुत अकेली और खालीपन से भरी हुई है। मैंने बस थोड़ी सी चालाकी दिखाई और उसने अपना असली रंग दिखा दिया। अब मेरा आगे का रास्ता एकदम क्लियर था, इस खूबसूरत राजमाता को पूरी तरह अपने कंट्रोल में करना। मैं भागकर राजमाता की पर्सनल मेड शाओ कुई के पास गया ताकि मैं अपने नए लाल कपड़े ले सकूं। जाओ लिंजी, राजमाता ने सच में तुम्हें लाल कपड़े दिए हैं? शाओ चुए ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे हैरानी से देखा। तुम्हें आए हुए तो बस 2 दिन ही हुए हैं। अरे मेरी प्यारी शाओ कुई दीदी, आप तो अप्सरा जैसी है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारी जुबान तो बहुत मीठी है। पक्का तुमने अपनी इन्हीं बातों से राजमाता का दिल जीता होगा। हम दोनों जल्दी से कपड़े वाले डिपार्टमेंट में गए। राजमाता का नाम सुनते ही वहां के ओनक्स ने बिना कोई नखरा किए फटाफट मुझे कपड़े दे दिए। आधा घंटा भी नहीं लगा और तो और राजमाता ने मुझे अपने कमरे के ठीक बाहर वाले छोटे स्टोर रूम में रहने की जगह भी दे दी। ये VIP ट्रीटमेंट सिर्फ सबसे खास ओनक्स को ही मिलता था। मैं अपना सामान सेट ही कर रहा था कि तभी एक ठिगना और मोटा सा नीले कपड़ों वाला ओनक वहां टपक पड़ा। जाओ लिंजी, लू अनूच ने कहा है कि जाकर सारे टॉयलेट पॉट साफ करो और फिर गटर भी साफ करना। ये लू रान का गोद लिया हुआ बेटा शाओ जोजी था जो हमेशा नए लोगों को परेशान करता था। पहले मैं चुपचाप काम कर लेता था, लेकिन अब गेम बदल चुका था। क्या बे, राजमाता से 2 बातें क्या कर ली? तू तो हवा में उड़ने लगा। शाओ जोजी ने आंखें दिखाई और मुझे मारने के लिए मुक्का उठाया। निकल यहां से। मैंने उसके पेट में एक जोरदार लात मारी। वो धड़ाम से चारों खाने चित्त गिर पड़ा। मैं तुरंत उसके ऊपर चढ़ गया और उसके सिर के पीछे ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने लगा। मेरे पापा लू ऊनच हैं, तूने मुझे मारा, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो चिल्लाया, दादाजी मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ पॉट साफ करने। उसने रोते हुए कहा, पहले ही ये बात बोलनी चाहिए थी ना। मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे पता था कि राजमाता के कमरे के बाहर कोई बड़ा तमाशा करना मेरे लिए ही खतरनाक हो सकता है। जाओ लिंजी, तू तो गया। अब मैं अभी अपने पापा को बुलाकर लाता हूँ। भाड़ में जा, मैंने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन मेरी आंखों में गुस्सा भरा था। मैंने मन ही मन उसकी मौत का फैसला कर लिया था। मैं वहीं खड़ा रहा और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। आसपास के सारे यूनुक्स डर के मारे दूर भाग गए थे। कोई भी इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। यही तो इस महल का रूल था, जिसके पास पावर है वही जिंदा बचेगा। मैंने राजमाता के कमरे की तरफ देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन मुझे पता था कि किसी ने तो ये सब देखा ही होगा। मैं धीरे से अपने नए कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर बर्फ जैसी ठंडक थी। एक टूटा हुआ बिस्तर, एक पुरानी सी टेबल और उस पर रखे मेरे नए लाल कपड़े। वो सिर्फ कपड़े नहीं थे, वो मेरी पावर भी थे और मेरी मौत का फरमान भी। मैंने एक कटोरा ठंडा पानी पिया, जिससे मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ। लू ऊनच कोई आम आदमी नहीं था और शाओजोज भी कोई बेवकूफ नहीं। वो जरूर बदला लेने आएगा और वो भी पूरी फोर्स के साथ। मैंने दरवाजा बंद किया और कोने से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। इसमें मेरी पूरी सेविंग्स थी। कुछ चांदी के सिक्के, एक पुरानी लकड़ी की छड़ी,
थोड़ा सा चूना, लाइम पाउडर और लकड़ी का एक टुकड़ा। मैंने चूने को अपनी स्लीव्स में छिपा लिया और छड़ी को पास रख लिया। बस अब इंतजार था उनके आने। मेरा दिल शांत था। इस महल में दयालु होना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या मुझे उन्हें जिंदा छोड़ना चाहिए या नहीं। अगर बात बहुत बढ़ गई तो राजमाता को बीच में आना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बात नहीं बढ़ी तो मैं मारा जाऊंगा। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन वो हंसी बहुत खौफनाक थी। इस महल में या तो तुम दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ो या फिर खुद कुचले जाओ। और बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, थोड़ी ही देर में श्याओ जोजी 4 और एवनक्स के साथ डंडे लेकर वहां आदम। श्याओ लिंजी, घुटनों के बल बैठ और मेरी टांगों के बीच से रेंग कर निकल, शायद मैं तुझे कम मारूं। श्याओ जोजी, मैं चीखा, मैं अब राजमाता का खास एवनुच हूं। मेरी रैंक तुम्हारे पापा के बराबर है। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हें यही जान से मार दूंगा। मेरी आवाज में मौत की ठंडक थी। हाँ, ये नया लौंडा सोचता है कि ये मेरे पापा के बराबर है। पागल हो गया है क्या? लड़को, इसे मार मार कर अधमरा कर दो। 5 ऊनक्स अपने डंडे लेकर मेरी तरफ दौड़े। जब वो एकदम करीब आ गए तो मैंने अचानक अपनी स्लीव्स से वो चूना निकालकर उनकी आंखों में फेंक दिया। कमीने, तू तो चीटिंग कर रहा है। अब उनकी आंखों में चूना जा चुका था और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मौका देखकर अपनी छड़ी से श्याओ जोजी के सिर पर जोरदार वार किया। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर पर एक बड़ा सा गुम्मड़ निकल आया। फिर मैंने बाकी चारों की भी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि वो लोग ज्यादा थे, लेकिन सरप्राइज अटैक का फायदा मुझे मिला। मेरे चेहरे और गर्दन पर भी कुछ चोटें आईं, लेकिन उनकी हालत तो बहुत ही खराब थी। किसी का सिर फट गया था, कोई दर्द से चिल्ला रहा था और एक की आंख से तो खून बहने लगा था। इतने हंगामे की वजह से राजमाता बाहर आ गई। वो कुर्सी पर बैठी और उनका चेहरा गुस्से से लाल था। श्याओ जोजी ने तुरंत रोना शुरू कर दिया। महारानी जी, देखिए इस श्याओ लिंजी को। इसने न सिर्फ लू उनच की बात मानने से इनकार किया, बल्कि हमें पीटा भी। और तो और ये झूठ बोल रहा है कि आपने इसे लाल कपड़े दिए हैं। ये तो सीधे सीधे आपके नाम का गलत इस्तेमाल है। बाकी के उनक्स भी रो रो कर उसकी बात में हाँ मिलाने लगे। चुप कर जाओ सबके सब, राजमाता जोर से चिल्लाई। श्याओ लिंजी को वो लाल कपड़े मैंने ही दिए हैं। तुम 5 लोग मिलकर एक अकेले को नहीं मार पाए। तुम सबके सब निकम्मे हो। ये सुनते ही श्याओ जोजी और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब उनका खेल खत्म है। राजमाता ने मेरी तरफ देख। श्याओ लिंजी, तुम अकेले थे और ये 5 नुकसान तुम्हारा हुआ है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? महारानी जी के महल के नियम तोड़ना मेरी गलती थी। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं, मैंने बड़ी ही मासूमियत से कहा। राजमाता मुस्कुराई। बहुत बढ़िया, नियम तोड़ने की सजा तो मिलेगी ही। उन्होंने श्याओ जोजी और उसके साथियों की तरफ इशारा किया। इन सब की टांगे तोड़ दो। महारानी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, रहम कीजिए। वो सब जमीन पर सिर पटक पटक कर रोने लगे, लेकिन राजमाता एकदम पत्थर बनी रही। आपका शुक्रिया महारानी जी। मैंने सिर झुकाया और फिर अपनी लकड़ी की छड़ी उठाकर बिना किसी रहम के उन सब की टांगे तोड़ दी। उनकी चीखें पूरे महल में गूंज रही थी। वो जिसकी आंख में चोट लगी थी, वो तो दर्द के मारे बेहोश ही हो गया। इन कुत्तों को यहां से बाहर फेंको। मैं इनकी शक्ल दोबारा इस महल में नहीं देखना चाहती। राजमाता ने नफरत से हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे पता था वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। श्याओ जोजी और उसके साथियों को बोरियों में भरकर वहां से ले जाया गया। ये सब मेरे लिए रोज की बात थी। श्याओ लिंजी, ये तुम्हारे लिए। राजमाता ने कहीं से एक सोने का सिक्का निकालकर मेरी तरफ फेंका। मैंने उसे लपक लिया। ये कोई आम सिक्का नहीं था, ये मेरी पूरे 1 साल की सैलरी के बराबर था। राजमाता ने एक बड़ी सी जम्हाई ली और बोली, जाओ अपना कमरा सेट कर लो और फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास आना। मैं अपने नए कमरे में वापस आ गया। मैं अपने इस नए घर को देखकर बहुत खुश था। ये बस 20 स्क्वायर मीटर का छोटा सा कमरा था, लेकिन मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं था। कहाँ मैं पहले गंदी सी जगह पर 10 to 12 लोगों के साथ सोता था, और कहाँ अब ये अपना प्राइवेट रूम। मैं वहां पड़ा पुराना सामान साफ करने लगा। ये सब पिछले राजाओं के जमाने का पुराना कबाड़ था, लेकिन काम आ सकता था। मैं एक पुरानी सी लकड़ी की बेड को खिसकाने लगा, लेकिन वो अचानक टूटकर गिर गई। ये क्या घटिया क्वालिटी है। मैं खांसने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि जमीन पर एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब गिरी हुई है। मैंने उसे उठाया और मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उस किताब के कवर पर 4 बड़े अक्षर लिखे थे, हुआन यांग शेनगोंग, सोल रिटर्निंग डिवाइन आर्ट। नाम सुनकर ही लग रहा था कि यह कुछ बहुत पावरफुल है। मैंने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया, ठंडी जमीन पर बैठा और गहरी सांस ली। ऐसे टाइम पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने धीरे से किताब का पन्ना पलटा। कागज इतना पुराना था कि लग रहा था अभी टूट जाएगा, लेकिन लिखावट एकदम साफ थी। पहले पन्ने पर एक छोटी सी लाइन लिखी थी, इस पावर को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी को समझना होगा। मैं थोड़ा चौंक गया। इसका क्या मतलब है? मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा, सब कुछ मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ये कोई अजीब सी मैजिक ट्रिक नहीं थी, बल्कि अपनी सांसों और एनर्जी को कंट्रोल करने की एक बहुत ही पुरानी तकनीक थी। शब्द बहुत ही अजीब थे, लेकिन मुझे समझ आ रहे थे। मैंने एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ा और तब मुझे समझ आया कि ये पावर बाहर किसी पर अटैक करने के लिए नहीं थी, बल्कि
ये अपने अंदर की एनर्जी को जगाने के लिए थी, अपने खून को गर्म करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और अपनी बॉडी को अंदर से हील करने के लिए। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये तो बिल्कुल वैसी ही तकनीक थी जिससे मैं अपनी बॉडी की वो कमी ठीक कर सकता था। मैंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी, मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैंने दूसरा पन्ना पलटा, इसमें एनर्जी को बॉडी में फ्लो करने का पूरा तरीका लिखा था। मैंने आंखें बंद की और सांसें कंट्रोल करते हुए वो तकनीक ट्राई करने लगा। शुरू में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पर बहुत भारी पत्थर रख दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेरे पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी, जैसे कोई छोटी सी आग जल रही हो। मेरा दिल जोर से धड़का और मैं आंखें खोलने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। मैं उस गर्माहट को अपनी बॉडी में उसी तरह घुमाने लगा जैसा किताब में लिखा था। बहुत धीरे धीरे हर एक इंच पर मुझे दर्द, ऐंठन और खिंचाव महसूस हो रहा था। मेरे माथे पर पसीना आ गया और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग गए, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे पता था कि अगर मैं अभी रुका तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। और फिर न जाने कितनी देर बाद वो गर्माहट अपना पूरा एक चक्कर लगा के वापस वहीं आ गई जहां से शुरू हुई। उसी पल मुझे अपनी बॉडी में एक अजीब सा झटका लगा। दर्द नहीं था, बस ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई पुरानी जंजीर टूट गई हो। मैंने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से सांसें लेने लगा। मेरी धड़कनें बहुत तेज थी। मैंने अपने हाथों को देखा, उनमें अब एक अलग ही चमक थी और वो पहले की तरह ठंडे नहीं थे। मेरा गला सूख रहा था, लेकिन मुझे जोर से हंसने का मन कर रहा था। ये पावर सच में काम कर रही थी। मैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने जल्दी से वो किताब बंद की और उसे याद करने लगा। एक एक पन्ना, एक एक शब्द मैंने उसे अपने दिमाग में पूरी तरह छाप ली। तभी यहाँ पर शाओ कुए अंदर आती है और शाओ लिंजी के इस नए लुक को देखकर उसकी आंखें तो बिल्कुल चमक उठती है। वो खुशी से कहती है, यार शाओ लिंजी, तुम इस लाल रंग के रोबे में कितने हैंडसम लग रहे हो। मैंने पहले कैसे नोटिस नहीं किया। फिर वो बिना किसी झिझक के अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गाल खींचने लगती है। अचानक उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो पूछती है, शाओ लिंजी, क्या तुम फूड पेयरिंग के बारे में जानते हो? असल में महल में जब कोई छोटा एवनुच और मेड एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो यही करते हैं। शाओ लिंजी मजे लेते हुए पूछता है, क्या शाओ चुए सिस्टर को इसका एक्सपीरियंस? शाओ कुए शर्माते हुए कहती है, पागल हो क्या, इसमें बस दो लोग एक बेड पर लेटकर बातें करते हैं। शाओ लिंजी समझ जाता है कि ये तो बिल्कुल मासूम है। फिर वो झट से दरवाजा बंद करता है, उसे बेड की तरफ खींचता है और सीधा उसके होठों पर किस कर लेता है। पहले तो शाओ कुए एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो आंखें बंद करके उसके गले लग जाती है। काफी देर बाद जब शाओ चुए उसे पीछे धकेलती है तो वो जोर जोर से सांस ले रही होती है और वो शर्माते हुए कहती है, तो क्या यही फूड पेयरिंग है? ये तो बहुत अमेजिंग है। शाओ लिंजी, मुझे तुम्हारे साथ ही फूड पेयरिंग करनी है। शाओ लिंजी मन ही मन हंसने लगता है कि यार, अगर मैं सच में एवनुक नहीं होता तो ये तो मेरे प्यार में पूरी तरह पागल ही हो जाती। तभी वो पूछता है, वैसे शाओ कुए सिस्टर, तुम इस बॉक्स में क्या लाई हो? शाओ कुए अपना सिर पीटती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी। फिर वो बॉक्स खोलकर एक मेडिसिन बोल निकालती है और कहती है, शाओ जिंगयुए ने तुम्हारे लिए ये भिजवाया है, इसे जल्दी से पी लो। दवा पीते ही शाओ लिंजी थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि शाओ जिंगयुए कितनी अच्छी है। इस महल में एक साल बिताने के बाद उसे पहली बार फैमिली जैसी वार्मथ फील हो रही थी। वो सोचता है कि शाओ जिंगयुए के साथ रहना सच में एक अच्छा डिसीजन है। शाओ चुए उसे वार्न करती है कि आगे से शाओ जिंगयुए के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना, कभी धोखा मत देना। शाओ लिंजी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं मरते दम तक उन्हें बिट्रे नहीं करूंगा। जैसे ही वो मेडिसिन खत्म करता है, शाओ कुए फिर से प्यार से उसके गले में बाहें डालकर उसकी गोद में बैठ जाती। आधे घंटे रोमांस करने के बाद शाओ लिंजी खुशी खुशी गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकलता है। पीछे शाओ सुए अपने बिखरे कपड़ों और लाल चेहरे के साथ बेड पर बैठी सब सोच रही होती है। बाद में उसे पता चलता है कि शाओ कुए ने उसके तकिए के नीचे कुछ पैसे भी रखे थे। फिर वो सीधे शाओ जिंगयुए के महल पहुंचता है, जहां वो देखता है कि एक गार्ड जमीन पर लेटा हुआ है और शाओ जिंगयुए बहुत ही परेशान दिख रही हैं। शाओ लिंजी चुपके से शाओ जू के पास जाता है और धीरे से पूछता है, शाओ जो सिस्टर, हमारी बॉस इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? शाओ जो बहुत ही टॉल और ब्यूटीफुल है, वो उसे घूर कर देखती है। वैसे तो शाओ जू को ये चापलूस एवनुक बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वो तंग आकर बताती है कि ताइवान सिटी में टिड्डियों का हमला हो गया है। प्रिंस मिंग ने एम्परर से मदद के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन एम्परर ने सिर्फ 50,000 दिए हैं, इसलिए गार्ड यहाँ मदद मांगने आया है। लेकिन हमारी बॉस के पास भी इतने पैसे नहीं है। शाओ लिंजी बिना कुछ सोचे बोल पड़ता है कि 50,000 तो काफी होने चाहिए ना। ये सुनकर शाओ जू गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, इतने पैसों से तो एक छोटे से गांव का खाना भी नहीं आएगा। कुछ पता नहीं है तो चुप रहा करो।
कर, लेकिन शॉ लिंजी उसकी डांट को इग्नोर करके सीधा शॉ जिंगयुए के सामने जाता है और कहता है, मेरे पास प्रिंस मिंग की इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही मस्त प्लान है। शॉ जिंगयुए ये सुनकर एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं, जल्दी बताओ शॉ लिंजी, अगर तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। तब शॉ लिंजी कहता है कि मैं एक आम परिवार से हूं, इसलिए मुझे पता है कि टिड्डियों को मुर्गियां खा जाती है। प्रिंस मिंग उन 50,000 पैसों से ढेर सारी मुर्गियां खरीद सकते हैं। मुर्गियां उन कीड़ों को खाएंगी और जब वो मोटी हो जाएं तो उन्हें पकाकर गरीबों को खिलाया जा सकता है ना? एक तीर से दो निशाने। सबको ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी शॉ लिंजी एक और धमाका करता है और कहता है कि मेरे पास एक और तरीका है, हम उन टिड्डियों को ही गरीबों को खिला सकते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे लोग शॉक रह जाते हैं। सब अजीब मुंह बनाते हुए कहते हैं, छी, इतने घिनौने कीड़े भला कोई इंसान कैसे खा सकता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? शॉ जिंगयुए भी परेशान हो जाती है और गुस्से में कहती है, शॉ लिंजी ये कैसा बकवास प्लान है? अगर कीड़े खाकर कोई मर गया तो? तब शॉ लिंजी कहता है, आपको पता नहीं है, लेकिन ये टिड्डियां असल में बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं और खाने में भी काफी टेस्टी लगती है। इन्हें खाकर लोग ताकतवर भी बनेंगे। शॉ जिंगयुए अभी भी शक में थी। वो सोच रही थी कि अगर ये सच है तो प्लान अच्छा है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। शॉ लिंजी अपना सिर दांव पर लगाते हुए कहता है कि मैंने खुद गरीबी के दिनों में इन्हें डीप फ्राई करके खाया है, ये बिल्कुल सेफ हैं। शॉ जिंगयुए उसे गहरी नजरों से देखती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। फिर वो शाओजू को कुछ टिड्डियां पकड़कर लाने का ऑर्डर देती है। साथ ही वो गर्म तेल की कढ़ाई भी मंगवाती है ताकि वो खुद इसे चेक कर सके। थोड़ी ही देर में शाओजू एक पूरा बोरा भरकर टिड्डियां ले आती है और उन्हें खोलते हुए तेल में डाल देती है। चटाचट की आवाज के साथ वो कीड़े फ्राई हो जाते हैं। शॉ लिंजी उन फ्रीड कीड़ों को बाहर निकालता है, उन पर मसाले छिड़कता है और अपनी घबराहट को छुपाते हुए लगातार 10-12 कीड़े खा जाता है। असल में उसने भी ये पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन उसे पता था कि साउथ में लोग इसे मजे से खाते हैं क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है और सच में खाने में उनका टेस्ट काफी अच्छा लग रहा था। शॉ लिंजी को ऐसे बेखौफ होकर खाते देख शॉ जिंगयुए को उस पर पूरा भरोसा हो जाता है। फिर वो अपनी मेड्स को भी इसे टास्ट करने के लिए कहती है। मेड्स डरते डरते उसे खाती हैं, लेकिन फिर हैरान रह जाती है कि ये तो सच में बहुत टेस्टी है। 2 घंटे बाद जब डॉक्टर आकर उन सबका चेकअप करता है और सब बिल्कुल सेफ निकलते हैं तो शॉ जिंगयुए तुरंत एक लेटर लिखती है। वो एक माइड को गार्ड के साथ रातों रात ताइवान भेज देती है ताकि प्रिंस मिंग को ये कमाल का प्लान बता सके। रात काफी गहरी हो चुकी थी और आसमान में चांद चमक रहा था। महल में इतनी शांति थी कि मोमबत्ती जलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी शॉ जिंगयुए की बेहद नशीली और मीठी आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती है। वो कहती है, शॉ लिंजी, बहुत रात हो गई है, अब तुम जाकर आराम करो। शॉ लिंजी झट से सिर झुकाकर रेस्पेक्ट देता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन दरवाजे का पर्दा गिरते ही वो नोटिस करता है कि शॉ जिंगयुए के कान लाल हो रहे थे। अंदर शॉ जिंगयुए अपने गले को छूते हुए बुरी तरह ब्लश कर रही होती है। वो तुरंत अपनी माइड को आवाज देकर कहती है कि मुझे दोबारा नहाना है। मेड बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि अभी तो नहाया था, लेकिन वो चुपचाप गर्म पानी का इंतजाम करने चली जाती है। शॉ जिंगयुए अपनी उंगलियों को देखते हुए मुस्कुराकर सोचती हैं कि ये शॉ लिंजी तो बड़ा ही क्यूट और चालाक है। दूसरी तरफ शॉ लिंजी अपने कमरे में वापस आकर वो सीक्रेट मार्शल आर्ट्स वाली बुक निकालता है जिससे वो दोबारा एक असली आदमी बन सकता था। उस किताब में पिक्चर्स भी बनी थी जिसे देखकर वो पूरी रात उस टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहता है। उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगती है। जब उसका ध्यान टूटता है तो सुबह हो चुकी थी। वो एक्साइटमेंट में अपनी पैंट उतारकर अपनी बॉडी चेक करता है, लेकिन जब उसे कोई बदलाव नहीं दिखता तो वो बेचारा उदास होकर ठंडी सांस लेता है। वो सोचता है कि लगता है अभी मुझे इसका सेकंड लेवल भी सीखना होगा। नहा धोकर उसे याद आता है कि कल शॉ जिंगयुए काफी थकी हुई लग रही थी। वो सोचता है कि क्यों ना उनके लिए एक टेस्टी सफेद मूली का सूप बनाऊं, लेकिन जैसे ही वो किचन के दरवाजे के पास पहुंचता है उसे अंदर से दबी हुई आवाजें सुनाई देती हैं। कोई डरी हुई आवाज में कह रहा था, नूरान, अगर हमारी बॉस को इस बारे में पता चल गया तो वो हमारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। तभी अंदर से एक बहुत ही एटीट्यूड वाली आवाज आती है, डरने की क्या जरूरत है, मैं सीधा एम्परर के लिए काम कर रहा हूं, समझे। ये लू रान की आवाज थी। वो उस आदमी से कह रहा था कि याद रखना, रोज उनके खाने में बस एक चुटकी ही मिलाना, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तब वो आदमी कहता है, ओह, तो ये एम्परर का प्लान है, फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लू रान उसे पैसे देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखना। बाहर खड़ा शॉ लिंजी ये सुनकर शॉक रह जाता है। वो जल्दी से एक कोने में छुप जाता है और लू रान को वहां से चौड़े होकर बाहर निकलते हुए देखता है। शॉ लिंजी गुस्से में दांत पीसता है कि तो लू रान ये घटिया चाल चल रहा है।
जब लू रान वहां से दूर चला जाता है तब शाओ लिंजी अपनी सांस रोककर ठंडी दीवार से चिपक कर खड़ा रहता है। जब लू रान के कदमों की आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है तभी वो बाहर झांकता है। किचन का दरवाजा अभी भी आधा खुला था और अंदर से सिक्कों के खनकने की आवाज आ रही थी। उसे समझ आ जाता है कि वो बिका हुआ एवनुक अंदर मजे से अपने पैसे गिन रहा है। शाओ लिंजी तुरंत अपना प्लान सेट कर लेता है। वो एक भारी लकड़ी का डंडा उठाता है और सोचता है कि मुझे इसे इतनी परफेक्ट ताकत से मारना होगा कि ये सीधा बेहोश हो जाए, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तभी शाओ जिंगयुए के काम आ सकेगा। वो एक गहरी सांस लेकर अपनी घबराहट को दूर करता है और उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा आ जाता है। इस महल में 1 साल गुजारने के बाद वो अच्छी तरह सीख चुका था कि दुश्मनों पर रहम करना खुद की जान खतरे में डालने जैसा है। वो पूरी ताकत लगाकर उस डंडे को उठाता है और सीधा उस एवनुक के सिर के पीछे वाले हिस्से पर जोर से दे मारता है। एक भारी आवाज के साथ वो पतला सा एवनुक सीधा मुंह के बल आगे की तरफ गिर पड़ता है। उसके हाथ से सोने की कीलें छिटक कर जमीन पर गिर जाती है। वो बेचारा एक चीख तक नहीं निकाल पाता और जमीन पर बेसुध होकर गिर जाता है। शाओ लिंजी डंडा फेंक कर जल्दी से उसकी सांसें चेक करता है। शुक्र है कि वो जिंदा था, बस पूरी तरह बेहोश हो चुका था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी उन चमकती हुई सोने की कीलों पर जाती है। वो हंसते हुए सोचता है कि एम्परर ने हमारी बॉस को मारने के लिए सच में बहुत पैसा खर्च किया है। वो झुककर उन भारी सोने की कीलों को उठाता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। ये लू रान का पर्दाफाश करने के लिए सबसे बड़ा सबूत था। फिर वो धूल झाड़ते हुए एक बोरा उठाता है और उस एवनुच को किसी कचरे के डिब्बे की तरह उसमें ठूस देता है। बोरे को रस्सी से कसकर बांधने के बाद उसे अपना असली काम याद आता है। वो कोने में रखी टोकरी से 2 ताजी सफेद मूली उठाता है। वो सोचता है कि ये सूप पीकर शाओ जिंगयुए को अच्छा लगेगा और उन्हें पता चलेगा कि उनका शाओ लिंजी उनका कितना ख्याल रखता है। फिर वो एक हाथ से वो भारी बोरा कंधे पर उठाता है और दूसरे हाथ में मूली पकड़कर बहुत ही संभल कर वहां से निकलता है ताकि किसी को शक न हो। सुबह के इस समय महल में काफी शांति होती है। गार्ड्स की शिफ्ट भी बदल रही होती है। वो जानबूझकर महल के एकदम सुनसान रास्तों से जाता है ताकि कोई उसे देख न ले। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो हर छोटी सी आवाज पर चौकन्ना हो रहा था। पत्तों की सरसराहट से भी वो डर जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में कोई नहीं मिला। जैसे ही वो शाओ जिंगयुए के महल के करीब पहुंचता है वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन तभी अचानक हवा की तरह एक परछाई तेजी से उसकी तरफ आती है जो इतनी फास्ट थी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पलक झपकते ही एक ठंडी तलवार सीधा उसके गले पर आकर टिक जाती है। जरा सा भी हिला तो सीधा खून निकल आता। तभी शाओ जू की गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, शाओ लिंजी, तुम अपने कमरे में सोने की बजाय इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मरने का शौक चढ़ाया है? शाओ लिंजी घबराते हुए कहता है, शाओ जू सिस्टर, मेरे पास बहुत ही जरूरी बात है, मुझे तुरंत बॉस से मिलना है। तलवार की ठंडक से उसकी हालत खराब थी। शाओ जू कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बॉस अभी उठी भी नहीं है? अगर तुमने उन्हें डिस्टर्ब किया तो तुम्हारे 10 सिर भी कम पड़ेंगे। शाओ जू अपनी तलवार वापस रख लेती है, लेकिन उसकी नजर सीधे उस भारी बोरे पर जाती है। वो पूछती है, इसके अंदर कौन है? शाओ लिंजी उसके करीब जाके कान में वो सारी बात बता देता है जो उसने किचन में सुनी थी। ये सुनते ही शाओ जू का खून खौल उठता है। वो गुस्से में चिल्लाती है, उस कुत्ते लू रान की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाके उसका सिर धड़ से अलग करती हूँ। शाओ लिंजी तुरंत उसे रोकता है और कहता है, पागल हो क्या? अगर उसे मार दिया तो एम्परर चौकन्ना हो जाएगा और हमारी बॉस खतरे में पड़ जाएंगी। शाओ जू चिढ़ते हुए कहती है, तो अब क्या करें? शाओ लिंजी कहता है, मेरे पास एक मस्त प्लान है, तुम बस जल्दी से अंदर जाकर बॉस को जगाओ, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। शाओ जू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो मैटर की सीरियसनेस समझकर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोलकर कहती है, बॉस उठ गई हैं, अंदर आ जाओ। शाओ लिंजी बोरा लेकर अंदर जाता है तो देखता है कि शाओ जिंगयुए अपने खूबसूरत नाइट गाउन में बैठी हैं और वो बहुत ही ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रही थी। शाओ जिंगयुए एकदम शांत मगर गुस्से से भरी आवाज में कहती है, शाओ लिंजी, जो कुछ भी तुम्हें पता है वो सब सच बताओ। तब शाओ लिंजी उन्हें किचन के बाहर सुनी गई सारी बातें और उस एवनुच को पकड़ने की पूरी कहानी बिना कोई डिटेल छोड़े बता देता है। ये सारी बातें सुनकर शाओ जिंगयुए का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। फिर उनकी नजर शाओ लिंजी के हाथ में पकड़ी मूली पर जाती है और वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है, तुम सच में बहुत कैरिंग हो जो मेरे लिए सूप बनाने की सोच रहे थे। फिर वो शाओ जू को इशारा करती है कि उस कमीने को होश में लाओ। शाओ जू सीधा एक बाल्टी ठंडा पानी उस बेहोश एवनुच के चेहरे पर मारती है। वो हड़बड़ा कर उठता है और जैसे ही अपने आसपास का नजारा देखता है उसकी तो हालत ही खराब हो जाती। वो धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और अपना सिर पटक पटक कर भीख मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। शाओ जिंगयुए के कुछ पूछने से पहले ही वो सब उगल देता है कि ये सब लू रान ने करवाया है। उसी ने कहा था कि आपके खाने में जहर मिला दूं, क्योंकि ये एम्परर का ऑर्डर है, मैं तो बस मजबूर था।
शाओ जिंगयुए एकदम कोल्ड लुक देते हुए कहती हैं, तो फिर मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूं? शाओलिनजी, तुम ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए। वो बेचारा ऊनुक डर के मारे कांप रहा था। तब शाओलिनजी आगे आके कहता है, बॉस, मेरे हिसाब से इसे जिंदा छोड़ना चाहिए ताकि हम एम्परर को बेवकूफ बना सके कि उनका प्लान काम कर रहा है, और फिर इसके जरिए हम महल के बाकी गद्दारों को भी पकड़ लेंगे। दूसरी बात, हम उसके मुंह से लूरान की तरफ की और भी खबरें निकलवा सकते हैं, जैसे एम्परर का करंट प्लान क्या है और मिंग वांग के लिए उन्होंने क्या सोच रखा है। हंसने लगती है। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो, इस औरत ने आखिर मुझसे मेरा प्लान पूछना तो शुरू किया। मतलब अब मैं इसके लिए कोई आम ओनुक नहीं रहा। ठीक है, जैसा तुम कहो। शाओ जिंगयुए मान जाती है और शाओजू से उस जानवर जैसे ओनुक को एक पॉइजन पिल खिला देती है। ये ऐसा पॉइजन था जिसका एंटीडोट हर महीने खाना पड़ता था, वरना मौत पक्की। अगर उसने एक भी शब्द लीक किया या कोई चालाकी की तो इस पॉइजन का दर्द मौत से भी बदतर होगा। वो ओनुक डर के मारे हाँ हाँ करता है और गिड़गिड़ाते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। हैरान रह जाती है, उसे बेवकूफ को पता ही नहीं था कि वो बस एक मोहरे से दूसरा मोहरा बन गया है। इसके बाद शाओ जिंगयुए मेरी तरफ देखती है और बहुत प्यार से पूछती है, तुमने मेरे लिए एम्परर से दुश्मनी मोल ले ली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है। मैंने ये कहते हुए उसके पास जाकर उसके कंधे दबाने शुरू कर दिए। इतने करीब से उसकी सॉफ्ट स्किन और उस हल्की हल्की खुशबू को फील करके एक्साइटेड हो जाती है। उफ, मैं अपना कंट्रोल ही खो रहा था। मैंने मन ही मन कसम खा ली कि इस खूबसूरत लड़की को तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। आपके साथ रहना उस जिंदगी से 100 गुना बेहतर है। मैंने मस्का लगाते हुए कहा। शाओ जिंगयुए मेरी उस घूरती हुई नजरों को नोटिस कर लेती है, लेकिन हैरान रह जाती है। वो गुस्सा होने के बजाय हंसते हुए मुझे बेड से धक्का दे देती है। चल भाग यहाँ से, मुझे भूख लगी है, जा और अपना वो स्पेशल सूप बना कर ला। मैं जमीन से उठा और बड़ी बेशर्मी से बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। ये सुनकर तो वो ब्लश करने लगी। उसने हंसते हुए सोने के सिक्कों की एक मुट्ठी मेरी तरफ फेंकी और मजाक में बोली, तेरी जुबान बहुत मीठी है, ये ले तेरा इनाम। मैं वो सिक्के लेकर कमरे से बाहर तो आ गया, लेकिन सोचने लगती है मेरे अंदर जैसे आग लग गई थी। ये औरत जितनी अट्रैक्टिव थी उतनी ही डेंजरस भी, बिल्कुल एक जहरीले फूल की तरह। लेकिन मुझे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन मुझे वो सीक्रेट मैजिक मार्शल आर्ट्स मिला था और मैंने शाओ जिंगयुए का साथ देने का फैसला किया था, तभी तय हो गया था कि मुझे इस महल में लड़कर ही अपना रास्ता बनाना होगा। सूप जल्दी बन गया और जब मैं उसे लेकर वापस लौटा तो शाओ जिंगयुए पूरी तरह तैयार होकर सोफे पर आराम से बैठी थी। उसने सूप का एक घूंट लिया और आंखें मूंद कर बोली, टेस्ट तो बहुत अच्छा है शाओलिन जी, तुमने ये बनाना किससे सीखा? मैंने सिर झुकाकर कहा, बचपन में अपनी माँ से सीखा था। उदास हो जाती है, पर सच कहूं तो मैं अपनी उस पुरानी मॉडर्न लाइफ को याद कर रहा था। वो यादें अब धुंधली होती जा रही थी, जैसे कोई पुराना सपना। शाओ जिंगयुए ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सूप पीकर मुझे जाने का इशारा कर दिया। अब इसके बाद के कुछ दिन तो बहुत बिजी रहे। मैं दिन भर शाओ जिंगयुए की सेवा करता और रात में छुपकर अपनी वो मैजिकल पावर की ट्रेनिंग करता। मेरे शरीर के अंदर की वो एनर्जी अब और भी स्ट्रांग हो रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी बॉडी बदल रही है। बाहर से भले ही मैं वैसा ही दिख रहा था, लेकिन मेरी ताकत बहुत बढ़ गई थी और मेरे सुनने देखने की पावर एकदम शार्प हो गई थी। फिर अचानक एक रात परेशान हो जाती है, जब मैं बेड पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे पेट में बहुत तेज जलन होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आग लग गई हो। मैं दर्द से कांप रहा था, पसीने से भीग गया, पर किसी को आवाज नहीं लगा सकता था। थोड़ी देर बाद वो जलन कम हुई। मुझे फील हुआ कि मेरी बॉडी में कुछ बदलाव आया है। मैं खुशी से पागल हो रहा था। वो मैजिक टेक्निक सच में काम कर रही थी। मैंने ये राज किसी को नहीं बताया और रोज छुपकर प्रैक्टिस करता रहा। साथ ही मैं शाओ जिंगयुए का और भी ज्यादा वफादार बन गया, जिससे वो मुझ पर और डिपेंड होने लगी और अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करने लगी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, एक्सेलेंसी, मुझे क्या करना चाहिए? एम्परर मुझ पर प्रेशर डाल रहा है और बॉर्डर पर मिंग वांग भी सेफ नहीं है। सोचने लगती है। मैं उसके पैरों के पास बैठकर धीरे धीरे दबाते हुए बोला, मुझे लगता है कि अभी सबसे जरूरी मिलिट्री पावर को कंट्रोल करना है। मिंग वांग के पास 1 लाख की आर्मी है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सिर्फ बॉर्डर आर्मी काफी नहीं है। कैपिटल के गार्ड्स और महल के सैनिक, इन सबको धीरे धीरे अपने हाथ में लेना होगा। अगर एम्परर पॉइजन का इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर अपने आदमी बिठा सकते हैं। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी जान, आपके लिए सोचना ही होगा, मैंने कहा। फिर वो खुश होकर बोली, ठीक है, ये काम मैं तुम्हें सौंपती हूँ। पैसा और लोग शाओजू से ले लेना, लेकिन ध्यान रहे काम सफाई से होना चाहिए। अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। खुशी से उछल पड़ती है। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर झूम उठा, क्योंकि ये उसकी मुझ पर असली ट्रस्ट की शुरुआत थी। इसके बाद मैंने सीक्रेटली अपना काम शुरू कर दिया। शाओजू के पैसों और आदमियों का इस्तेमाल करके मैंने महल के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में घुसपैठ कर ली। अपनी पावर्स की वजह से मैं आसानी से जान लेता था कि किसे खरीदना है और किसे रास्ते से हटाना है। दूसरी
तरफ मैं हर रात अपनी मैजिकल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो एनर्जी अब और भी स्ट्रांग हो गई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी बॉडी पूरी तरह से एक असली मर्द में बदल रही है। डर जाती है, लेकिन ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता था। दिन में तो मैं एक डरे हुए आम अवनुष की तरह झुककर चलता था और बड़े कपड़े पहनकर खुद को छुपाता था, पर रात में जब मैं अपनी बॉडी में होते बदलाव देखता तो खुशी और डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगते। अगर ये राज खुल गया तो 10 बार भी मेरी गर्दन काट दी जाएगी। और तो और एम्प्रेस डावाजर को शायद कुछ शक होने लगा था। एक बार जब वो मेरा पसीना पोंछ रही थी तो उसकी उंगलियां, तभी अचानक शाओचुए की एंट्री होती है। वो आजकल बहुत ज्यादा मेरे पास आने लगी थी, कभी मिठाई देने तो कभी कपड़े देने के बहाने से। उस रात भी वो आ गई, हाथ में शराब की एक बोतल लिए। कहने लगी कि ये स्पेशल शराब है और मुझे उसके साथ पीनी ही पड़ेगी। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था और वो बड़ी प्यारी आंखों से मुझे देखकर बोली, शाओलिनजी, तुम आजकल कुछ बदले बदले से लग रहे हो। क्या बदला है? मैंने पूछा। उसे समझ नहीं आया और उसने मेरे चेहरे को छू लिया। शौक हो जाती है। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तभी वो सीधा मेरे गले लग गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। ज़ियाओलिनजी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने सीधा मुझे किस कर लिया। वो किस इतना इंटेंस था कि मैं उसे दूर करना ही भूल गया। तभी अचानक बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। डर जाती है, हम दोनों बुरी तरह डर गए और अलग हो गए। शाओचुए अपने कपड़े ठीक करके वहां से तुरंत भाग गई। मैं बेड पर बैठा रहा। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। वो खांसने की आवाज साफ साफ जियू की थी। अगले दिन जब मैं एम्प्रेस डावाजर के कमरे में गया तो वहां का माहौल कुछ अजीब था। वो शीशे के सामने बैठकर बाल बना रही थी और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने मुझे अपने बालों में फूल लगाने के लिए पास बुलाया। उसकी उंगलियां जानबूझकर मेरे हाथ को छू रही थीं। ज़ियाओलिनजी, कल रात नींद अच्छी आई? उसने पूछा। जी, आपकी कृपा से बहुत अच्छी नींद आई। अच्छा, मैंने तो सुना है कल रात तुम्हारे कमरे में बहुत रौनक थी। गुस्सा आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए महारानी। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। उसने आराम से अपनी कंघी रखी, मेरी तरफ घूमी और मेरे चेहरे को ऊपर उठा के बोली, लड़कियों को अट्रैक्ट करना तो तुम्हें खूब आता है। शाओचुए तो जैसे तुम्हारे प्यार में पागल ही हो गई है। मेरी ऐसी कोई हिम्मत नहीं है। मैंने कांपते हुए कहा, खैर उठ जाओ, तुम अभी जवान हो। मैं कोई पुरानी सोच वाली नहीं हूं, लेकिन महल के रूल्स नहीं टूटने चाहिए। मैं सिर झुकाकर सुनता रहा, पर मन ही मन सोच रहा था कि ये वार्निंग थी या परमिशन। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब एम्परर ने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। उसने ताइवान में डिजास्टर रिलीफ के पैसों की जांच करने के लिए एक ऑफिसर को भेज दिया। मिंगवांग का तुरंत मैसेज आया कि हालात खराब हैं। वो ऑफिसर वहां सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आया है। एम्प्रेस डावाजर तो गुस्से से पागल हो गई। उसने गुस्से में प्याला फेंक दिया और मुझसे पूछने लगी कि अब क्या प्लान है। मैंने थोड़ा सोचा और जियू को मेरी एक चिट्ठी के साथ छुपकर महल से बाहर भेज दिया ताकि वो जियांगनान के अनाज व्यापारियों से मदद मांग सके। और इसके 3 दिन बाद ही वो ऑफिसर अचानक ताइवान में रहस्यमय तरीके से मारा गया। सबको बताया गया कि उसे कोई भयंकर बीमारी हो गई थी। एम्परर को तुरंत शक हो गया, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर पाया। फिर उसने किसी और को भेजा जो असल में एम्प्रेस डावाजर का ही आदमी था। तो फिलहाल के लिए मामला शांत हो गया। परेशान हो जाती है, लेकिन क्या एम्परर इतनी आसानी से हार मानने वाला था? बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिनों में पूरे महल में ये अफवाह फैल गई कि एम्प्रेस डावाजर का एक एवनच के साथ अफेयर चल रहा है। लोग तो यहां तक कहने लगे कि मैं रात भर उसके कमरे में रुकता हूं। एम्प्रेस डावाजर गुस्से से लाल हो गई और उसने पता लगाने का ऑर्डर दिया। और पता चला कि ये अफवाह शाओजोजी और उसके साथियों ने फैलाई थी, जिन्हें महल से निकाल दिया गया था। एम्प्रेस डावागर ने तुरंत जियू को वो मामला सीक्रेटली हैंडल करने को कहा। उसी रात वो सारे एवनक्स गायब हो गए। अब किसी की हिम्मत नहीं थी फालतू बकवास करने की, लेकिन एम्परर के मन में शक बैठ चुका था और उसने मुझे बार बार बुलाना शुरू कर दिया। वो मुझे गिफ्ट्स देता और बातों बातों में एम्प्रेस डावाजर के प्लान्स जानने की कोशिश करता। मैं भी बेवकूफ बनने की एक्टिंग करता और वापस आकर सारी बात एम्प्रेस डावाजर को बता देता। वो हंसकर बोली, वो मेरे आदमियों को तोड़ना चाहता है। शाओलिनजी, मुझे निराश मत करना। मैं जीते जी आपका हूं और मरने के बाद भी। मैंने कहा, मुझे पता है। वो बोली, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे कुछ प्रोवो करना होगा। कैसे? मैंने पूछा। मैं चाहती हूं कि तुम एम्परर के पास जाओ और मेरे सबसे गहरे स्पाई बनो। हैरान रह जाती है। ये सुनते ही मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मतलब मुझे डबल एजेंट बनना था, लेकिन मैंने बिना हिचकिचाए कहा, जैसा आप कहे। एम्प्रेस डावाजर खुश हो गई और मुझे अपना एक बहुत पुराना और खास पेंडेंट दे दिया। मैंने उसे अपने पास छुपा लिया। रात में जब मैं अपनी मैजिकल ट्रेनिंग करता तो वो पेंडेंट थोड़ा गर्म हो जाता और मेरी पावर्स को और बढ़ा देता। जब मैंने अपनी ट्रेनिंग का 3रा लेवल पार किया तो उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में आग लग गई हो। मेरी हड्डियों से कड़कने की आवाजें आ रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं बेहोश होने ही वाला था। मैंने अपने होंठ काट लिए ताकि चीख ना निकल जाए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी पूरी बॉडी पर काले रंग की गंदी सी लेयर थी,
लेकिन मैं अंदर से एकदम नया इंसान बन चुका था। मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि खुशी से उछल पड़ती है मेरी बॉडी पूरी तरह से एक नॉर्मल मर्द की बन चुकी थी। मैं पानी में अपना अक्स देखकर रो पड़ा। फाइनली मैं फिर से एक पूरा आदमी बन गया था, पर इसका मतलब था कि अब राज छुपाना और भी मुश्किल था। मुझे अपनी बेल्ट बहुत टाइट बांधनी पड़ती थी और मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था। एम्प्रेस डावाजर को भी शायद कुछ शक हो गया था। एक बार मेरा पसीना पोंछते हुए उसका हाथ अचानक रुक गया। वो मेरी बॉडी को घूर रही थी। बहुत देर देखने के बाद वो धीरे से बोली, शाओलिन जी, तुम पहले से काफी स्ट्रांग लग रहे हो। ये सब आपके दिए अच्छे खाने का कमाल है महारानी। मैंने बात घुमा दी। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी नजरों में अब शक था। दूसरी तरफ शाओचोय अभी भी मेरे पास आती थी, पर अब वो सिर्फ बातें करती या मेरे कपड़े सिल देती। एक दिन कपड़े सिलते सिलते वो अचानक रोने लगी। शाओलिन जी, क्या तुम जा रहे हो? किसने कहा? मैंने पूछा। शाओजू बता रही थी कि महारानी तुम्हें एम्परर के पास भेज रही हैं। मैं चुप रहा। वो एकदम से मेरे गले लगकर रोने लगी। प्लीज वहां मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है। पगली, मैं अपना ख्याल रखूंगा, मैंने उसे समझाया। उसने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, तो प्रॉमिस करो कि जिंदा वापस आओगे। फिर अचानक उसने मेरे गाल पर किस किया और वहां से शर्मा कर भाग गई। मैं बस अपना गाल पकड़कर हैरान खड़ा था। 3 दिन बाद मेरा ट्रांसफर हो गया और मुझे एम्परर के पास काम मिल गया। दुनिया की नजरों में ये प्रमोशन था, लेकिन असल में ये एम्प्रेस दावागर का प्लान था। एम्परर ने मुझे बहुत इज्जत दी, एक अलग कमरा दिया और मेरी सेवा के लिए 2 एनोक्स भी लगा दिए। सोचने लगती है मुझे पता था कि वो जासूस थे, पर मैं बहुत खुश होने का नाटक करता रहा। दिन में मैं एम्परर की चापलूसी करता और रात में सीक्रेट मैसेजेस एम्प्रेस डावाजर तक पहुंचाता। ये मैसेजेस किचन के डब्बों में छुपाए जाते थे, जिन्हें शाओचोय आकर ले जाती थी। ऐसे ही आधा महीना बीत गया और फिर एक रात एम्परर ने अपना असली रंग दिखाया। उसने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और सिर्फ मुझे रोककर पूछा, शाओलिन जी, मैंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है? आपने तो मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, मैंने कहा। तो फिर मुझे बताओ, एम्प्रेस डावाजर आजकल क्या प्लानिंग कर रही है? मैं मन ही मन हंसा, पर बाहर से डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, वो तो बस रोज पूजा पाठ करती है और कुछ नहीं। एम्परर ने मुझे बहुत देर तक घूरा और अचानक बोला, मुझे पता है तुम एम्प्रेस डावाजर के आदमी हो। डर जाती है। मेरी तो सिप्टी पिट्टी गुम हो गई। पर वो आगे बोला, पर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तुमने बस अपने मालिक की बात मानी है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, क्या तुम मेरी तरफ आना चाहोगे? मैं तो बेवकूफ हूँ, बस वफादारी करना जानता हूँ। मैंने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ, अगर एम्प्रेस डावाजर बगावत करे तो तुम उसके साथ मरना चुनोगे या मेरे साथ अमीर बनना? मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे पता था वो मेरा टेस्ट ले रहा। मैंने तुरंत जवाब दिया, एम्प्रेस डावाजर आपके लिए पूरी तरह वफादार है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। एम्परर ने मुझसे और कुछ नहीं पूछा और मुझे जाने दिया। जब मैं बाहर आया तो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसी रात मैंने ये बात एम्प्रेस डावाजर को बता दी और उसका रिप्लाई सिर्फ 3 शब्दों में आया, समझ गई। कुछ दिनों बाद बॉर्डर से एक बहुत बुरी खबर आई। दुश्मनों ने फिर से हमला कर दिया था और इस बार सेना बहुत बड़ी थी। दरबार में एम्परर कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। बाद में उसने मुझे अकेले में बुलाया और पूछा, शाओलिन जी, क्या मुझे सेना भेजनी चाहिए? मैंने डरते हुए कहा, मैं तो मामूली नौकर हूं, मैं इन बड़े मामलों में कैसे बोल सकता हूं? यहां कोई और नहीं है, तुम बोल सकते हो। वो बोला, अगर मिंगवांग हार गया तो बॉर्डर हमारे हाथ से चला जाएगा, लेकिन अगर मैंने सेना भेजी तो उससे पावर वापस लेना मुश्किल हो जाएगा। यही मुझे परेशान कर रहा है। फिर वो अचानक बोला, अगर मैं तुम्हें आर्मी का सुपरवाइजर बनाकर भेजूं तो क्या तुम जाओगे? शौक हो जाती है। मैं एकदम सुन रह गया। वो मुझे घूर रहा था, तुम मेरे भी आदमी हो और एम्प्रेस दाओगे भी। अगर तुम जाओगे तो हम दोनों को तसल्ली रहेगी। मैं समझ गया था कि वो मुझे वहां बंधक और जासूस बनाकर भेज रहा है। मैं घुटनों पर बैठ गया और बोला, जो आ गया। जब मैं एम्प्रेस दवाजर के पास पहुंचा तो उसे सब पता चल चुका था। उसने सबको बाहर भेजा और पहली बार खुद आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसकी बॉडी कांप रही। शाओलिन जी, ये सफर बहुत खतरनाक है। वो परेशान होकर बोली, आप चिंता मत कीजिए महारानी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। वो रोने लगी, मैं भी आपको छोड़ना नहीं चाहता, पर यह जाना बहुत जरूरी है। अचानक उसने मुझे जोर से किस किया, जैसे वो मुझे अपनी सांसों में बसा लेना चाहती हो। बहुत देर बाद वो अलग हुई और अपने तकिए के नीचे से एक डेगर निकालकर मेरे हाथों में रख दिया। ये बहुत तेज है, इसे अपनी सुरक्षा के लिए रखना, उसने कहा। फिर उसने मुझे एक मेडिसिन भी दी। ये हर तरह के जहर का एंटीडोट है, ये तुम्हारी जान बचाएगा। मैंने सब कुछ रख लिया। आखिर में उसने मुझे गले लगाया और मेरे कान में फुसफुसाकर बोली, जिंदा वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने जोर से सिर हिलाया। जिस दिन मुझे निकलना था, शाओचोय तो बुरी तरह रो रही थी। उसने मुझे चुपके से एक प्रोटेक्शन चार्म दिया और बोली कि ये वो मंदिर से मेरे लिए मांग कर लाई है। जियू भी मुझे विदा करने आई।
उसका चेहरा हमेशा की तरह एकदम पत्थर जैसा था, लेकिन उसने मुझे एक खास आर्मर दिया और यो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। मिंगवांग की आवाज बहुत भारी थी, समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या गुस्से में। आपका बहुत शुक्रिया वानिये, मैं तो बस एम्परर के हुक्म से यहाँ आया हूँ, प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। वो थोड़ा सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो मुझे अपने टेंट में ले गया। वहां आग जल रही थी, लेकिन फिर भी बॉर्डर की ठंडक कम नहीं हो रही थी। वहां बहुत काम था। मैं दिन भर मिंगवांग के साथ आर्मी कैंप्स देखता था। सैनिक बहुत डिसिप्लिन में थे, लेकिन उदास हो जाती है। सबके चेहरे पीले पड़े थे। उनके कवच के नीचे उनकी बॉडी एकदम कागज जैसी पतली हो चुकी थी। मिंगवांग ने टूटी हुई दीवार की तरफ इशारा किया और बताया कि पिछले महीने दुश्मनों ने रात में हमला किया था, पर उसे ठीक करने के लिए अभी तक पत्थर और ईंटें नहीं आई है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो अंदर से कितना गुस्से में है। रात में जब मैं एम्परर को रिपोर्ट भेजने के लिए लिखने बैठा, तो मैंने सच सच लिखा कि राशन खत्म हो रहा है, हथियार खराब हैं और सैनिक दिन में सिर्फ 2 बार पतला सूप पीकर जिंदा है। गुस्सा आ जाता है। लिखते लिखते मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे पता था कि इस रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एम्परर तो चाहता ही है कि मिंगवांग ये जंग हार जाए। शुरू में मिंगवांग मुझसे बहुत बचकर रहता था और हमेशा मुझे अपने टेंट के बाहर ही रखता था। फिर अचानक एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या मेरी माँ महल में ठीक है? दोवागर एम्प्रेस बिल्कुल ठीक है और आपको बहुत याद करती है। मेरी बात सुनकर प्रिंस थोड़ी देर मोमबत्ती को घूरते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मेरी माँ के भेजे हुए इंसान हो। ये सुनकर मैं अंदर से एकदम शॉक हो जाती हूँ। फिर वो हाथ हिलाते हुए कहते हैं, टेंशन मत लो, अगर मेरी माँ तुम पर ट्रस्ट करती है तो मैं भी करता हूँ। बस इतना याद रखना कि ये जगह पैलेस से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए संभल कर रहना। मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। अब इसके बाद ना वो मेरे साथ काफी क्लोज हो गए। वो मुझे अपने पास बिठाते और आधी रात को माप देखकर मेरे साथ प्लान भी डिस्कस करते। मैंने नोटिस किया कि वो मिलिट्री कंट्रोल में एकदम एक्सपर्ट हैं, पनिशमेंट और रिवॉर्ड एकदम सही देते हैं, लेकिन बिना राशन के तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना। आर्मी के लिए खाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। कोर्ट से जो मिलिट्री फंड्स आते थे वो कभी टाइम पर नहीं पहुंचते थे और रास्ते में ही उन पर अटैक हो जाता था। मुझे अच्छे से पता था कि ये सब कौन कर रहा है। बेचारे सोल्जर्स के चेहरे भूख से एकदम पीले पड़ गए थे। अभी प्रिंस कहते हैं, ऊनकलिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो आगे कहते हैं, ये सब दावजर एम्प्रेस ने किया है। उन्होंने अपनी प्राइवेट सेविंग्स का इस्तेमाल किया है। पैलेस में मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मैं तो एकदम हैरान रह जाती हूँ कि उन्हें सब कुछ इतने अच्छे से कैसे पता है। अपना ख्याल रखना, ये बोलकर वो टेंट से बाहर चले जाते हैं। बाहर से ठंडी हवा अंदर आती है, जिससे मुझे ठंड तो लगती है, लेकिन अंदर से मुझे बहुत खुशी हो रही होती है। उस पल मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। अब राशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन बॉर्डर का माहौल बहुत अजीब हो रहा था। स्काउट्स ने रिपोर्ट किया कि दुश्मन के पीछे कुछ अजीब से फ्लैग्स दिखे हैं जो काले रंग के हैं और उन पर कुछ लिखा हुआ है। ये फ्लैग्स ग्रासलैंड के कबीलों जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ये देखकर प्रिंस मिंग सारे जनरल्स को डिस्कशन के लिए बुलाते हैं। सब कहते हैं कि उन्होंने ऐसे फ्लैग्स पहले कभी नहीं देखे। तभी मुझे अचानक याद आता है कि दावागर एम्प्रेस ने वेस्टर्न रीजन्स के बारे में बताया था, जिनमें से एक ब्लैक ची कंट्री है जो वेपन्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है और उनकी नजरें हमेशा दूसरों की जमीन पर रहती है। मैंने अपनी ये बात सबके सामने रखी। ये सुनकर प्रिंस निंग परेशान हो जाते हैं। अगर वेस्टर्न फोर्सेस ने सच में इस जंग में हाथ डाला है तो ये कोई मामूली लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी नेशनल वॉर बन जाएगी। वो तुरंत अपने लोगों को दुश्मन के इलाके में भेजते हैं ताकि उन फ्लैग्स की पूरी डिटेल मिल सके। 3 दिन बाद स्काउट्स आकर बताते हैं कि वो सच में ब्लैक ची कंट्री का एनवॉय है, जिसने दुश्मन के लीडर के साथ 3 बार सीक्रेट मीटिंग की है। उन्होंने दुश्मनों को बहुत सारे अच्छे आर्मोस और राशन से भरी सैकड़ों गाड़ियां भी दी है। ये सुनकर टेंट का माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। एक बूढ़ा जनरल गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, इन वेस्टर्न वालों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे मामले में टांग अड़ाएं। लेकिन प्रिंस निंग एकदम शांत रहते हुए कहते हैं, वो लोग सीधा हमारे देश पर कब्जा करने आ रहे हैं। अगर हम हार गए तो अगला नंबर सेंट्रल प्लेन्स का होगा। इसके बाद वो रातों रात सारी सिक्योरिटी चेंज कर देते हैं, अपनी सबसे बेस्ट कैवलरी को वेस्ट की तरफ भेजते हैं। लेकिन हम सबको अच्छे से पता था कि इतनी दूर से कोई मदद टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। अब हालात बहुत ज्यादा टेंस होने लगे थे। दुश्मनों ने अपनी 1 लाख की आर्मी इकट्ठी कर ली थी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो इसे 2 लाख बता रहे थे। वो एकदम काले बादलों की तरह हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने 30 मील दूर अपना कैंप लगाया था और हर दिन जोर जोर से ट्रेनिंग करते थे। प्रिंस मिंग डिसीडे करते हैं कि वो ऐसे ही बैठकर इंतजार नहीं करेंगे। वो रात के अंधेरे में दुश्मनों के कैंप पर अचानक अटैक करने का प्लान बनाते हैं। मैं भी उनके साथ जाने की जिद करने लगती हूँ।
तो वो थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं, ऊनक्स लिंग बैटलफील्ड कोई खेलने की जगह नहीं। मैं उनसे कहती हूँ, भले ही मुझमें कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। वो मेरी जिद के आगे हार मान लेते हैं और मुझे एक नॉर्मल सैनिक के कपड़े पहनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उस रात बहुत तेज हवा चल रही थी और घुप अंधेरा था। हम अपने 5000 बेस्ट सैनिकों को लेकर एकदम चुपचाप दुश्मनों के कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमने घोड़ों के पैरों पर भी कपड़ा बांध दिया था ताकि आवाज ना हो। तेज हवा की वजह से हमारे चलने की आवाज पूरी तरह छुप गई थी। दुश्मन के कैंप में बहुत कम लाइट्स जल रही थी। शायद उन्हें लग रहा था कि हम अटैक करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। तभी प्रिंस मिंग इशारा करते हैं और हमारी एक स्पेशल टीम चुपके से उनके राशन वाले गोदाम में घुस जाती है। वो वहां हर जगह तेल छिड़क कर आग वाले तीर चला देते हैं। अचानक से चारों तरफ भयंकर आग लग जाती है और दुश्मनों के कैंप में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ बस चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हमने इसी मौके का फायदा उठाया और उनके बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया। लेकिन जैसे ही हम वहां से वापस निकलने वाले थे, अचानक दूसरी तरफ से हैवी आर्मर पहने हुए सैनिकों की एक टीम हम पर अटैक कर देती है। उनके वो आर्मर्स उस भयंकर लड़ाई के बीच अचानक एक तीर सीधा प्रिंस मिंग की पीठ की तरफ आता है। मैं बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उनके सामने कूद जाती हूँ और वो तीर मुझे लग जाता है। तीर इतनी जोर से लगा था कि वो सीधे मेरे बाएं कंधे के आर पार हो गया और मैं घोड़े से नीचे गिर गई। प्रिंस मिंग तुरंत पलटकर उस दुश्मन को अपनी तलवार से मार गिराते हैं जिसने तीर चलाया था। फिर वो झुककर मुझे उठाते हैं, अपने घोड़े पर लिटाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए सबको वहां से निकलने का ऑर्डर देते हैं। जब हम अपने कैंप वापस पहुंचते हैं तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरा बहुत खून बह चुका था और मेरा शरीर एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। फिर जब मेरी आंख खुलती है, आर्मी के डॉक्टर मेरा तीर निकालने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा दांतों के बीच दबाने को कहा और फिर पूरी ताकत से उस तीर को बाहर खींच लिया। बाप रे, वो दर्द इतना भयंकर था कि मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया। प्रिंस मिंग ने मेरे कंधे को कसकर पकड़ रखा था और बोले, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। जब तीर बाहर निकला तो उसके साथ मेरा थोड़ा सा मांस भी बाहर आ गया और खून की धार बहने लगी। मैं तो दर्द के मारे फिर से बेहोश होने ही वाली थी। लेकिन तभी मुझे दावाजर एम्प्रेस का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया जब वो मुझे प्यार से शाओ लिंजी बुलाती थी। बस इसी वजह से मैंने खुद को संभाले रखा। डॉक्टर ने मेरे घाव पर दवाई लगाकर पट्टी कर दी। प्रिंस मिंग वो मुझसे कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये हमेशा याद रखूंगा। मैं उन्हें कहती हूँ, पूरी आर्मी आपके भरोसे है प्रिंस। मेरी तो ये डटी थी। वो आगे कुछ नहीं कहते और खुद अपने हाथों से मुझे दवाई पिलाते हैं। मेरे रेस्ट करने के दौरान शाओकुए किसी के हाथों मेरे लिए कुछ स्पेशल जड़ी बूटियां और एनर्जी वाली मिठाइयां भिजवाती है। साथ ही दावाजर एम्प्रेस का लिखा हुआ एक लेटर भी होता है। उस लेटर में सिर्फ 2 ही वर्ड्स लिखे थे, मिस यू। उनकी वो प्यारी सी हैंडराइटिंग देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं उस लेटर को अपने सीने से लगा लेती हूँ जैसे मुझे उनकी गर्माहट महसूस हो रही हो। सच में ऐसा करने से मेरे 7 दिन बाद फाइनली मैं चलने फिरने लायक हो जाती हूँ। लेकिन प्रिंस मिंग मुझे टेंट से बाहर जाने ही नहीं देते, इसलिए मैं अंदर बैठकर ही मिलिट्री रिपोर्ट्स अरेंज करने लगती हूँ। सारी डिटेल्स देखकर पता चलता है कि ब्लैक ची कंट्री अब इस लड़ाई में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। उन्होंने दुश्मनों को गाइड करने के लिए अपने खुद के जनरल्स भेजे हैं, जिससे दुश्मनों की ताकत बहुत बढ़ गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वेस्टर्न ट्रेड राउट्स पूरी तरह बंद हो गए थे और सारे बिजनेस वालों को लूटा जा रहा था। उधर कोर्ट में भी पीस फैक्शन वाले लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हमें बॉर्डर छोड़कर सेंट्रल प्लेन्स को बचाना चाहिए। ये सब सुनकर प्रिंस मिंग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो अपना चाय का कप जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, बॉर्डर छोड़ दें। वो कोर्ट में एक लेटर भेजकर बहुत आर्ग्यू करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही मेरी चोट थोड़ी ठीक होती है, मैं फिर से प्रिंस मिंग के साथ बैटलफील्ड पर जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। पहले तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं, लेकिन मैं उन्हें समझाती हूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ और एक इंसान के बढ़ने से हमारी ताकत ही बढ़ेगी। आखिर में वो मान जाते हैं। कई बार लड़ाई के दौरान मैं बिल्कुल उनके साथ साथ रहती। जब भी जान पर बात आती तो मेरे अंदर की हुआनियांग डिवाइन आर्ट खुद ही एक्टिव हो जाती और मेरी एनर्जी किसी नदी की तरह बहने लगती। उस दिन दुश्मनों ने बारिश की तरह तीरों की बौछार कर दी थी। मैं अपनी तलवार से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरे अंदर से इतनी जबरदस्त एनर्जी निकली कि सारे तीर वापस दुश्मनों की तरफ ही उड़ गए। ये देखकर तो प्रिंस मिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। लड़ाई खत्म होने के बाद वो मुझसे पूछते हैं, ऊनुक-लिंग, क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट सीखा है? मैं कहती हूँ, बचपन में थोड़ा बहुत सीखा था। वो मुझसे आगे कुछ नहीं पूछते, लेकिन अब मुझे देखने का उनका नजरिया थोड़ा बदल गया था। तभी स्काउट्स एक नई खबर लेकर आते हैं। ब्लैक ची कंट्री का एनवॉय अब सिर्फ छुपकर मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद 3000 सैनिकों के साथ दुश्मनों के कैंप में पहुंच गया था। वो नाटक कर रहा था कि वो अपने दोस्तों की खोई हुई जमीन वापस दिलाने में मदद कर रहा है, जबकि असल में वो जमीन हमारी थी।
प्रिंस मिंग सारे जनरल्स को बुलाते हैं। अब इस लड़ाई को तो टाला नहीं जा सकता था, लेकिन अगर हमने उस ऑनवॉय को मार दिया तो इसका सीधा मतलब होगा ब्लैक ची कंट्री के खिलाफ जंग छेड़ना, और अगर नहीं मारा तो वो लोग और ज्यादा हवा में उड़ने लगेंगे। जब सब लोग परेशान थे तभी मैंने एक कमाल का प्लान बताया। मैंने कहा, प्रिंस, क्यों ना हम दुश्मनों के बीच ही फूट डाल दें। मेरी बात सुनकर वो अपनी आईब्रो उठाते हुए मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहती हूँ, ब्लैक ची कंट्री और ये कबीले वाले कोई पक्के दोस्त थोड़ी है, इन्होंने तो बस अपने फायदे के लिए हाथ मिलाया है। क्या हो अगर हम उनके इसी फायदे को शक में बदल दें। मैं उन्हें अपना प्लान समझाती हूँ कि हम कुछ लोगों को भेजकर ये अफवाह फैला देंगे कि ब्लैक ची कंट्री का असली प्लान कबीलों पर कब्जा करना है, और साथ ही कुछ फेक लेटर्स बनाकर जानबूझकर कबीले के लीडर के हाथों में पहुंचा देंगे। मेरा ये प्लान सुनकर प्रिंस मिंग की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो कहते हैं, वाह क्या। वो तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को ये काम सौंप देते हैं, और 3 दिन बाद वही होता है जो मैंने सोचा था। दुश्मनों के काम में बवाल मच जाता है। कबीले का लीडर और वो एनवॉय आपस में बुरी तरह लड़ने लगते हैं, यहां तक कि वो गुस्से में चीजें भी तोड़ने लगते हैं। 2 दिन बाद दुश्मनों की आधी आर्मी ये बोलकर वापस अपने कबीले लौट जाती है कि उनके घर पर किसी ने अटैक कर दिया है, लेकिन प्रिंस मिंग समझ जाते हैं कि असल में कबीले का लीडर डर गया है और अपनी जान बचाने के लिए वापस भाग गया है। अब दुश्मनों के पास सिर्फ 80,000 सैनिक बचे थे और उनका कॉन्फिडेंस भी एकदम जीरो हो चुका था। वो ब्लैक ची का एनवॉय अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। फिर प्रिंस मिंग डिसीड करते हैं कि अब फाइनल अटैक करने का सही टाइम आ गया है। उस दिन मौसम काफी खराब था और युद्ध के नगाड़े जोर जोर से बज रहे थे। हमारी आर्मी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। प्रिंस मिंग ने सिल्वर रंग का आर्मर पहना हुआ था और वो एक सफेद घोड़े पर बैठकर सबसे आगे खड़े थे। वो अपनी तलवार हवा में उठाते हुए जोर से चिल्लाते हैं, अपने देश को बचाने का दिन आ गया। उनकी आवाज सुनकर पूरी आर्मी भी जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आसमान के बादल भी फट जाएं। दूसरी तरफ दुश्मन भी पूरी तैयारी में खड़े थे। उनके आगे एक काले कपड़े पहने हुए जनरल खड़ा था जो वही ब्लैक ची का एनवॉय था। वो अपनी टूटी फूटी भाषा में जोर से चिल्लाता है, क्या तुम्हारे देश में आदमी खत्म हो गए हैं जो एक नपुंसक को आर्मी संभालने के लिए भेज दिया है। सच में उसकी बातें बहुत कड़वी थी। वो जानबूझकर प्रिंस मिंग को गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन प्रिंस मिंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, एक नपुंसक भी देश को बचा सकता है, लेकिन तुम जैसे लोग तो सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकने के लायक हो। ये सुनकर उस एनवॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। दोनों आर्मी समंदर की लहरों की तरह एक दूसरे से टकराती है और पल भर में हर तरफ खून खराबा शुरू हो जाता है। मैं बिल्कुल प्रिंस मिंग के पीछे पीछे दुश्मनों के बीच घुस जाती हूँ। मैंने अपनी हुआनयांग डिवाइन आर्ट को फुल पावर पर कर लिया था। मेरी तलवार की हर एक मार से तूफान आ रहा था। जो भी नॉर्मल सैनिक मेरे सामने आता वो पल भर में ढेर हो जाता। हमें इतने खतरनाक तरीके से लड़ते देख वो ऑनवॉय अपना घोड़ा सीधा प्रिंस मिंग की तरफ मोड़ लेता है। उसके हाथ में एक अजीब सी मुड़ी हुई तलवार थी जो एकदम चांद की तरह चमक रही थी। प्रिंस मिंग भी अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक कर देते हैं। दोनों की तलवारें टकराती हैं और चिंगारियां निकलने लगती हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन धीरे धीरे प्रिंस मिंग उस पर भारी पड़ने लगते हैं और अपनी तलवार से उसके कंधे का आर्मर चीर देते हैं। ये देखकर वो एनवॉय घबराकर पीछे हटता है और एक अजीब सा हॉर्न बजाने लगता है। तभी दुश्मनों की, बाप रे, वो हाथियों की आर्मी थी। ये वेस्टर्न रीजन्स का एक सीक्रेट वेपन था जो हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। उन बड़े बड़े हाथियों को देखकर हमारे घोड़े बुरी तरह डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे हमारा पूरा फॉर्मेशन टूट जाता है। प्रिंस मिंग तुरंत तीरंदाजों को तीर चलाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन हाथियों की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उन पर तीरों का कोई असर ही नहीं होता। ये देखकर मैं तुरंत अपने घोड़े से कूदती हूँ और अपनी पावर्स का यूज करके हवा में उड़ते हुए सबसे आगे वाले हाथी के पास पहुंच मैं बिल्कुल ऐसे ही एक के बाद एक 3 हाथियों को जमीन पर गिरा देती हूँ। अब हाथियों की पूरी आर्मी में अफरा तफरी मच गई थी। प्रिंस मिंग इसी मौके का फायदा उठाते हैं और अपनी कैवलरी के साथ उन हाथियों और दुश्मनों को अलग अलग कर देते हैं। जब वो एनवॉय देखता है कि अब वो पूरी तरह हार चुका है तो वो छुपकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं जमीन से एक भाला उठाती हूँ, उसमें अपनी पूरी एनर्जी भरती हूँ और सीधे उसकी तरफ फेंक देती हूँ। वो भाला एकदम किसी टूट से तारे की तरह जाकर सीधा उसकी पीठ के आर पार हो जाता है। वो तुरंत घोड़े से नीचे गिरता है और उसके काले कपड़े खून से पूरी तरह सन जाते हैं। अपने लीडर को मरता देखकर दुश्मनों की बची खुची हिम्मत भी टूट जाती है। हमारी आर्मी पूरे 30 मील तक उनका पीछा करती है। हमने 30,000 दुश्मनों को मार गिराया और बहुत सारे
लोगों को बंदी भी बना लिया। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत थी। जब हम बैटलफील्ड की सफाई कर रहे होते हैं तब हमें उस ऑनवॉय की बॉडी से एक लेटर मिलता है जो वेस्टर्न लैंग्वेज में लिखा था। प्रिंस मिंग एक ट्रांसलेटर को बुलाते हैं। जब वो लेटर ट्रांसलेट होता है तो पता चलता है कि वो ब्लैक ची के राजा का सीक्रेट ऑर्डर था। उसमें लिखा था कि मौका मिलते ही प्रिंस मिंग को मार दो, और अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो कबीले वालों की मदद से बॉर्डर पर भाई साहब, ये तो एकदम वही बात हो गई कि शिकार करने वाले का ही किसी और ने शिकार कर लिया। हमने उस लेटर को अच्छे से संभाल कर रख लिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सबूत था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। इस दौरान कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां और हुई, लेकिन हमारी आर्मी का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि हम हर बार जीत गए। आखिरकार दुश्मन हार मानकर पीछे हट गए। ग्रासलैंड के कबीले वालों ने शांति के लिए एक सरेंडर लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि वो हमारे नीचे काम करने और टैक्स देने के लिए तैयार हैं। प्रिंस मिंग शांति के लिए तो मान जाते हैं, लेकिन वो शर्त रखते हैं कि उस कबीले के लीडर को उनके हवाले कर दिया जाए जिसने वेस्टर्न वालों के साथ हाथ मिलाया था। पहले तो उनका दूत बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन जैसे ही प्रिंस मिंग वो सीक्रेट लेटर और फिर 3 दिन बाद उस कबीले के लीडर को रस्सियों से बांधकर हमारे सामने लाया जाता है। प्रिंस मिंग सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं ताकि आगे कोई भी ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। अब फाइनली बॉर्डर पर थोड़ी शांति हो गई थी। प्रिंस मिंग इस खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं जहां खूब सारा अच्छा खाना बनता है। बेचारे सोल्जर्स ने इतने दिनों बाद पेट भर के खाना खाया था। पूरी रात कंप में हंसने गाने की आवाजें आ रही थी। प्रिंस मिंग हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर मेरी तरफ आते हैं और कहते हैं, उनुक लिंग, इस बार तुम्हारी वजह से ही हम जीत पाए। मैं जल्दी से कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया। वो एक ही सांस में पूरी ड्रिंक पी जाते हैं और मेरे कान के पास आके धीरे से कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार बोल देना। मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद मैं अपने टेंट में जाकर कैपिटल लौटने के लिए अपनी पैकिंग करने लगती हूँ। तभी अचानक प्रिंस मिंग अंदर आते हैं और मुझे एक लकड़ी का बॉक्स देते हैं। जब मैं उसे खोल कर देखती हूँ तो उसमें 1000 साल पुरानी स्नो गिनसिंग। वो मुझसे कहते हैं, ये स्नो जिनसिंग तुम्हारी हेल्थ के लिए है और ये मिलिट्री टोकन तुम मेरी माँ को दे देना। ये मेरा प्राइवेट टोकन है जिससे तुम 3000 सबसे खतरनाक सैनिकों को कंट्रोल कर सकती हो। अगर कैपिटल में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये तुम्हारी जान बचाएगा। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। प्रिंस, मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि वो मुझे रोकते हुए कहते हैं, कुछ मत कहो, मेरी माँ तुम पर ट्रस्ट करती हैं तो मैं भी करता हूँ। मैं बहुत प्यार से उस बॉक्स को अपने पास रख लेती हूँ। फिर वो कहते हैं, तुम 3 दिन बाद यहाँ से निकलोगी, मैं अपने पर्सनल गार्ड्स को तुम्हारे साथ भेजूंगा। मैंने रास्ते के लिए सब कुछ अरेंज। मैं सिर हिलाते हुए कहती हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा प्रिंस। वो प्यार से मेरा कंधा थपथपाते हैं और मुड़कर चले जाते हैं। बाहर चांदनी रात एकदम शांत लग रही थी और बॉर्डर की वो ठंडी हवाएं भी अब रुक चुकी थी। मैं अपने सीने से लगे उस लेटर को छूती हूँ जिसमें दावाजर एम्प्रेस ने मिस यू लिखा था। मुझे पता था कि कैपिटल लौटने का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल को ये तसल्ली थी कि वो मेरा इंतजार कर रही हैं। और अब मैं बॉर्डर की जीत और इस सीक्रेट मिलिट्री टोकन के साथ उस खतरनाक पैलेस में वापस जाने वाली थी, अपनी चांद जैसी प्यारी। तो चलिए अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। रही बात ब्लैक ची कंट्री और उन वेस्टर्न रीजन्स की, तो उनके छुपे हुए खतरे आज नहीं तो कल फिर से सामने आएंगे, लेकिन वो सब तो बात की बात है। अभी तो बस मैं जल्दी से अपनी एम्प्रेस से मिलना चाहती हूँ। 7 दिन बाद राजा का एक ऑफिशियल लेटर आता है जिसमें प्रिंस मिंग और सारी आर्मी की बहुत तारीफ की गई थी और मुझे तुरंत कैपिटल वापस लौटने का ऑर्डर दिया गया था। प्रिंस मिंग मुझे विदा करने के लिए रास्ते तक आते हैं। वो अपने सारे गार्ड्स को वहां से जाने के लिए कहते हैं और फिर मुझसे कहते हैं, ऊनक्सलिंग, नहीं, मुझे तुम्हें ब्रदरलिन बुलाना चाहिए। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा सीक्रेट मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। मेरी माँ ने मुझे लेटर में सब बता दिया था। मैं एकदम हैरान रह जाती हूँ कि दावाजर एम्प्रेस ने उन्हें सच बता दिया। वो ड्रिंक का गिलास उठाते हुए कहते हैं, मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैं भी एक ही सांस में पूरी ड्रिंक पी जाती हूँ। तभी वो अपनी आवाज धीमी करते हुए कहते हैं, राजा को तुम पर पहले से ही शक हो गया है। कैपिटल लौटने के बाद बहुत संभल कर रहना। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस बता दे। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस। कैपिटल वापस लौटते हुए मेरा दिल बस उड़कर अपनी दावाजर एम्प्रेस के पास जाने के लिए तड़प रहा था। जिस दिन मैं कैपिटल पहुंचती हूं, एम्प्रेस खुद महल से बाहर मुझे रिसीव करने आती है। इतने सारे मिनिस्टर्स के सामने वो बस मुझे देखकर हल्का सा सिर हिलाती है, लेकिन उनकी आंखों की वो खुशी मुझसे छुप नहीं पाती। फिर रात के अंधेरे में मैं चुपके से उनके कमरे में जाती हूँ। उन्होंने पहले ही अपने सारे नौकरों को वहां से भेज दिया था
वो भागकर मेरे गले लग जाती हैं। वो बड़े प्यार से मेरे चेहरे को छूते हुए कहती हैं, तुम कितने दुबले और काले हो गए हो। मैं उनके हाथों को चूमते हुए कहती हूँ, लेकिन आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मेरी मीठी बातें सुनकर वो शर्मा जाती हैं और मुझे अपने पास बिठाकर बॉर्डर की सारी बातें पूछने लगती हैं। मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी चोट के बारे में बताती हूँ तो उनकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। वो मेरे कपड़े हटाकर मेरे कंधे के उस डरावने निशान को देखती हैं। उनकी उंगलियां उस निशान को छूते हुए कांप रही थी। वो मुझसे कहती हैं, आज के बाद तुम कभी अपनी जान खतरे में। मैं उनके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहती हूँ, मैं हर दिन आपको बहुत याद करती थी। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगती है और मेरे गले लगकर कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। उस रात हम बस एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के इतने करीब महसूस कर रहे थे जितना पहले कभी नहीं किया। अगले दिन राजा मुझे अपने दरबार में बुलाते हैं और मुझे बहुत सारे इनाम देते हैं। उन्होंने मुझे चीफ इंपीरियल यूनक बना दिया। 1000 सोने के सिक्के दिए। मेरे लाल कपड़ों की जगह मुझे पर्पल रंग के शाही कपड़े पहना दिए और मेरी कमर पर एक चांदी का बेल्ट भी बांध दिया। मैं देखने में एकदम किसी बड़े मंत्री जैसी लग रही थी, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि ये सब सिर्फ दिखावा है। दरबार खत्म होने के बाद राजा मुझे बात करने के लिए रोक लेते हैं। उनके स्टडी रूम में बहुत तेज खुशबू आ रही। राजा मुझसे कहते हैं, श्याओ लिंजी, इस बार तुमने आर्मी को बहुत अच्छे से संभाला है। मैं तुम्हें इसके लिए एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मैं तुरंत घुटनों के बल बैठकर उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। तभी अचानक वो अपनी बात बदलते हुए कहते हैं, वैसे आजकल दावाजर एम्प्रेस कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव नहीं कर रही हैं। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? ये सुनकर मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक जाती है, लेकिन मैं अपने चेहरे पर एकदम अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता हुजूर। एम्प्रेस तो पूरा दिन बस महल में ही रहती हैं और भगवान की पूजा करती रहती हैं। राजा मुझे बहुत देर तक घूरते रहते हैं। उनकी नजरें एकदम किसी तेज चाकू की तरह मेरे चेहरे को चीर रही थी। फिर वो अचानक से मुस्कुराते हुए कहते हैं, खैर छोड़ो, तुम अभी अभी वापस आई हो, जाकर आराम करो। और फिर मैं चुपचाप वहां से बाहर निकल आती हूँ। इधर लिंजी की पीठ पर ठंडे पसीने छूट रहे होते हैं। ठंडी हवा से उसकी हड्डियां तक कांप रही थी। एम्परर को सच में शक हो गया था। अब तो प्लान जल्दी पूरा करना ही होगा। फिर लिंजी अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा एम्प्रेस दावाजर के महल पहुंच जाता है। वहां एम्प्रेस दावाजर बड़े आराम से फूलों की कटिंग कर रही होती है। लिंजी की पूरी बात सुनकर वो कैंची नीचे रखती है और फूलों की पंखुड़ियों को सहलाते हुए कहती हैं, अगर उसे शक हो ही गया है तो अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। फिर लिंजी और एम्प्रेस दावाजर मिलकर प्लान बनाते हैं कि पहले खुद हमला करना होगा, लेकिन इससे पहले पूरे महल पर अपना कंट्रोल करना जरूरी था। इन दिनों लिंजी ने अपने हेड ऊनक होने का फायदा उठाकर छुप छुप कर पूरी प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले वो इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट पर टारगेट करता है, जो सभी सर्वेंट्स को कंट्रोल करता था। वो वाइस मैनेजर चेन ताइजियन के पास जाता है। उसे एम्प्रेस डावाजर ने ही प्रमोट किया था, लेकिन लालची होने की वजह से एम्परर ने उसकी कमजोरी पकड़ ली थी। आधी रात को लिंजी उससे मिलने जाता है और मिंगवांग के भेजे हुए महंगे गहने उसे देता है। साथ ही एम्प्रेस दावाजर का मैसेज भी देता है कि पुरानी बातें माफ की जाएंगी और आगे उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये सुनकर चेन ताइजन लिटरली फूट फूट कर रोने लगता है और उसी वक्त एक लिस्ट लिंजी को दे देता है। इस लिस्ट में साफ लिखा था कि किस महल में एम्परर के कौन कौन से जासूस है। भाई लिंजी भी कम नहीं था। उसने लिस्ट के हिसाब से कुछ को अपनी तरफ कर लिया और कुछ को रास्ते से हटा दिया। सिर्फ 3 दिन में 7 लोग साफ। इसके बाद बारी थी फूड डिपार्टमेंट की, क्योंकि एम्प्रेस डावाजर की सेफ्टी इसी पर टिकी थी। लिंजी सीधा हेड फीमेल ऑफिसर के पास जाता है। उसका भतीजा मिंगवांग की आर्मी में था, तो लिंजी उसे घर से आई एक चिट्ठी और ढेर सारा इनाम देता है। वो ऑफिसर इतनी इमोशनल हो जाती है कि एम्प्रेस डावाजर का सारा खाना बनाने का काम अपने भरोसेमंद लोगों को सौंप देती है। और इसके बाद नंबर आता है। वहां घुसना सबसे मुश्किल था, क्योंकि इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर सीधा एम्परर का खास आदमी था, एकदम पत्थर की तरह। तो लिंजी एक नया तरीका निकालता है। वो नीचे के लेवल वाले गार्ड्स से शुरुआत करता है। बेचारों की सैलरी बहुत कम थी और घर में 1000 परेशानियां थी। लिंजी ने ऊनक्स के नाम पर एक रिलीफ फंड बनाया, जिससे जरूरतमंद गार्ड्स की मदद होने लगी। और पैसा कहां से आ रहा था? सीधा एम्प्रेस डावाजर के खजाने से। धीरे धीरे सबका दिल हमारी तरफ हो गया। सिर्फ आधे महीने में लिंजी में ऐसा तगड़ा जाल बिछा दिया कि हर महल की खबर एम्प्रेस डावाजर तक पल भर में पहुंचने लगी। इसमें शाओचुए ने बहुत मदद की। वो दिखने में तो बड़ी मासूम थी, लेकिन दिमाग की बहुत तेज थी। दासियों की गपशप से लेकर रानियों की हरकतों तक वो सब समझ जाती थी। फिर एक दिन वो बुरी तरह डरी हुई भागते हुए लिंजी के पास आती है और कहती है, लिंजी कोई तुम्हारे बारे में छानबीन कर रहा है। ये सुनकर लिंजी का दिल धक से रह जाता है। पता चलता है कि रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट का एक बूढ़ा दोमताइजियन जो सारी फाइल संभालता है, उसने परसों लिंजी की फाइल निकाली थी।
और कल वो इंपीरियल हॉस्पिटल में बॉर्न यूनक्स के केसेस के बारे में पूछताछ कर रहा था। ये सुनकर लिंजी की तो हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि डोंग ताइजियन सीधा एम्परर का आदमी था। जब एम्प्रेस डावाजर को ये पता चलता है तो वो एक खौफनाक हंसी हंसती है और कहती है कि लगता है एम्परर सच में तुम्हारी जड़ें खोदना चाहता है। फिर वो जियू को ऑर्डर देती है कि डोंग ताइजियन को जरा प्यार से बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में उस बूढ़े डोंग ताइजियन को घसीटते हुए लाया जाता है। वो जमीन पर घुटनों के बल कांप रहा होता है। एम्प्रेस दवाजर बड़े शाही अंदाज में चाय पीते हुए पूछती हैं, डोंग गोंग गोंग, सुना है आजकल आप बहुत बिजी चल रहे हैं। डोंग ताइजियन डर के मारे सिर पटकते हुए कहता है, नहीं मास्टर, मेरी क्या मजाल। तभी एम्प्रेस दावजर अपना चाय का कप नीचे रखती है और कहती है, मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है जिसके लिए एक समझदार इंसान चाहिए। तुम जाकर 3 साल तक रॉयल टॉम्स की रखवाली करो और हाँ, आज ही निकल जाना। डोंग ताइजियन झटके से सिर उठाता है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। महारानी जी, ये गुलाम। तभी एम्प्रेस डावजर की आंखों में गुस्सा आ जाता है, क्यों? क्या अब मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकती? जियो तुरंत अपनी तलवार पर हाथ रखकर आगे बढ़ती है। डोंग ताइजियन वही जमीन पर ढेर हो जाता है और उसे घसीट कर बाहर निकाल दिया जाता है। लिंजी मन ही मन समझ जाता है कि अब ये बूढ़ा कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर एम्प्रेस डावजर पलटकर लिंजी की तरफ देखती है और थोड़ी नरमी से कहती है, डरो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। ये सुनकर लिंजी इमोशनल तो होता है, लेकिन उसे टेंशन भी हो रही होती है। डोंग ताइजियन तो रास्ते से हट गया, लेकिन शक का बीज जो बोया जा चुका था, क्या पता कोई दूसरा आ जाए, और बिल्कुल वैसा ही होता है। 3 दिन बाद इंपीरियल हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर एम्प्रेस दावाजर से मिलने आता है। वो कहता है कि एम्परर का ऑर्डर है कि महल के सभी एवनक्स की नब्ज चेक की जाए ताकि किसी बीमारी का पता चल सके। एम्प्रेस दावाजर मान जाती है, लेकिन बड़ी चालाकी से कहती है, ठीक है, अगर चेकअप करना ही है तो मेरे महल से ही शुरू। अब वो डॉक्टर मना तो कर नहीं सकता था, इसलिए वो महल के बाहर ही अपनी टेबल लगा लेता है। लिंजी लाइन में तीसरे नंबर पर था। पहले 2 लड़कों का चेकअप एकदम नॉर्मल होता है। अब बारी आती है लिंजी की। वो घबराते हुए अपनी कलाई आगे करता है। डॉक्टर अपनी 3 उंगलियां उसकी नब्ज पर रखता है, आंखें बंद करता है और अचानक उसकी त्योरियां चढ़ जाती है। वो शॉक होकर लिंजी को देखता है। लिंजी, मैनेजर, आपकी ये नब्ज। लिंजी खुद को कंट्रोल करते हुए पूछता है, क्या हुआ? डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, ये यिन यांग डबल पल्स है। बहुत अजीब बात है। ये सुनते ही आसपास के सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी पर्दे के पीछे से एम्प्रेस दावागर की आवाज आती है, डॉक्टर, लगता है आपने गलत चेक किया है। लिंजी बचपन से ही डिसेबल्ड है, तो जाहिर है उसकी नब्ज आम लोगों से अलग होगी। ये सुनकर डॉक्टर के पसीने छूटने लगते। वो हकलाते हुए कहता है, हाँ, मेरी ही गलती है। वो फटाफट प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि लिंजी कमजोर है और उसे आराम की जरूरत है, और वहां से खिसक लेता है। इसके बाद एम्प्रेस दावाजर लिंजी को अंदर बुलाती हैं, सबको बाहर भेज देती है और प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहती है, तुम्हारे इस शरीर का राज अब छुप नहीं सकता। लिंजी सिर झुकाकर माफी मांगता है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इस महल में कभी कोई राज छुप नहीं सकता। आज से तुम रात को मेरे बाहरी कमरे में ही सोओगे। दुनिया को लगेगा तुम मेरी सेवा कर रहे हो, पर असल में हम लोगों की नजरों से बचेंगे। लिंजी मान जाता है और उसी रात अपना बिस्तर लेकर वहां शिफ्ट हो जाता है। बीच में बस एक पर्दा था जहां से वो उनकी सांसों की आवाज सुन सकता था। प्लान तो बहुत परफेक्ट था, लेकिन इससे महल में नई गॉसिप शुरू हो जाती है। हेड ओनच का एम्प्रेस डावाजर के कमरे के बाहर सोना रूल्स के एकदम खिलाफ था। पूरे महल में बातें बनने लगती हैं। एम्पर को तो जैसे बहाना मिल जाता है, वो सीधा दरबार में एम्प्रेस डावाजर से सवाल करता है, लेकिन वो भी एकदम बॉस की तरह जवाब देती है, एम्परर, अगर आपको मुझ पर शक है ही तो मैंने दिन रात अपने पास एक गवाह रख लिया है ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो सके। एम्परर का तो जैसे मुंह ही बंद हो जाता है, उसे चुप बैठना पड़ता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी जांच और तेज कर देता है। फिर एक रात लिंजी अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी ह्वानयांग शेंगवांग प्रैक्टिस एकदम क्रिटिकल स्टेज पर थी। उसके पूरे शरीर से भाप निकल रही थी। अचानक खिड़की के बाहर कुछ हलचल होती है। लिंजी तुरंत अपनी प्रैक्टिस रोकता है और दबे पांव खिड़की के पास जाता है। वो देखता है कि एक काली परछाई खिड़की के नीचे छुपी है और अपनी उंगली पर थूक लगाकर कागज की खिड़की में छेद कर रही है ताकि अंदर झांक सके। लिंजी अपनी सांस रोकता है और अचानक जोर से खिड़की खोल देता है। बाहर वाला इंसान बहुत फुर्तीला था। वो तुरंत पलटकर भागने लगता है। लिंजी भी खिड़की से कूदकर उसके पीछे भागता है। चांद की रोशनी में साफ दिख रहा था कि वो एक जवान एवनुक था और बहुत तेज दौड़ रहा था। उसकी स्पीड देखकर लग रहा था कि वो पक्का कोई मार्शल आर्टिस्ट है। रॉयल गार्डन तक पीछा करने के बाद वो अचानक मुड़ता है और लिंजी की तरफ चूना फेंक देता है, पर लिंजी पहले से तैयार था। वो अपनी आस्तीन झटकता है और हवा से सारा चूना वापस उसी पर उड़ जाता है। जब तक वो कुछ समझ पाता, लिंजी उसके बिल्कुल सामने पहुंचकर उसकी छाती पर जोरदार वार करता है।
वो खून थूकता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। लिंजी उसका नकाब हटाता है। वो कोई अनजान चेहरा था। तुझे किसने भेजा है? लिंजी पूछता है। वो अपने दांत भींचता है और अचानक उसके मुंह से काला खून निकलने लगता है। उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। लिंजी उसकी तलाशी लेता है तो उसे सिर्फ एक लोहे का बैज मिलता है जिस पर लिखा था ये एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल वाले सीक्रेट स्पाइस थे। लिंजी लाश को अंधेरे में छुपाकर सीधा एम्प्रेस दावाजर को सारी बात बताता है। एम्प्रेस दावाजर गहरी सोच में पड़ जाती है। अगर द वन ने हमला किया है मतलब एम्परर का सब्र टूट चुका है। हमें जल्दी करनी होगी। और इत्तेफाक से कुछ ही दिनों में विंटर फेस्टिवल आने वाला था जिसमें एम्परर को एम्प्रेस दावाजर में अपने सारे छुपे हुए मोहरे निकाल लिए थे। जियू को मारने की जिम्मेदारी मिली। उसकी तलवारबाजी इतनी जबरदस्त थी कि वो 100 कदम दूर से भी जान ले सकती थी। लिंजी का काम था बैकअप देना और महल के लोगों को मैनेज करके भागने का रास्ता तैयार रखना। शाओसोई महल के अंदर मदद कर रही थी। अब वो चाय और नाश्ते का डिपार्टमेंट संभाल रही थी जिससे वो गार्ड्स के खाने में कुछ मिला सकती थी ताकि वो कमजोर पड़ जाए। बाकी जगहों पर छुपे हुए जासूसों को भी सीक्रेट ऑर्डर मिल लिया था कि विंटर फेस्टिवल वाले दिन जमकर हंगामा मचाना है। प्लान तो बहुत सॉलिड था लेकिन सबको पता था कि जीत और हार का फैसला बस इसी एक दिन पर टिका है। फेस्टिवल से एक रात पहले एम्प्रेस डावेजर लिंजी को अंदर बुलाती है। वो अपने हाथों से उसका कॉलर ठीक करती है। उनकी आंखों में प्यार और गजब का कॉन्फिडेंस था। लिंजी, कल के बाद या तो हम साथ में राज करेंगे या फिर साथ में मरेंगे। लिंजी उनका हाथ पकड़कर कहता है, जिंगयुए, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे तुम पर भरोसा है। उस रात वो दोनों बस एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे। फिर आता है विंटर फेस्टिवल का दिन। आसमान से रुई जैसी भारी बर्फ गिर रही थी। चारों तरफ बस सफेदी ही सफेदी थी। एम्परर का शाही काफिला महल से निकलता है एकदम शानदार अंदाज में। लिंजी और जियू गार्ड्स के भेष में उसी काफिले में घुस जाते हैं। जियू ने मेकअप करके अपना चेहरा एकदम नॉर्मल बना लिया था लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी। जब वो टेम्पल ऑफ हेवन पहुंचते हैं तो जमीन पर आधा फीट बर्फ जम चुकी थी। एम्परर गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगता है और सारे मंत्री उसके पीछे पीछे। जियू हमला करने का मौका ढूंढती है। वो धीरे धीरे पास जाती है। उसका हाथ तलवार की मूठ पर था लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाली थी अचानक गड़बड़ हो जाती है। आसपास की बर्फ के नीचे से अचानक बहुत सारे दुश्मन सैनिक बाहर निकल आते हैं। उनकी तलवारें और भाले बर्फ की चमक में और भी खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने सबको चारों तरफ से घेर लिया था। एम्परर जोर जोर से हंसता हुआ पीछे मुड़ता है। मुझे पता था तुम लोग आओगे। उसने पहले से ही जाल बिछा रखा था ताकि वो लोग खुद चलकर इसमें फंस जाएं। असल में उस जासूस की मौत सिर्फ एक चारा थी। जियू लिंजी को बचाते हुए लड़ती है और पीछे हटने लगती है। उसकी तलवार के साथ बर्फ उड़ रही थी। हर वार के साथ बर्फ उड़ रही थी लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। एकदम लहर की तरह आ रहे थे। लिंजी और जियू धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रहे थे लेकिन तभी एकदम क्लाइमैक्स वाले मोमेंट में टेम्पल के बाहर से जबरदस्त शोर आता है। मिंगवांग अपनी सेना के साथ वहां धमक पड़ता है। काले कवच पहने घोड़सवार बर्फ चीरते हुए किसी काले तूफान की तरह आगे बढ़ते हैं। दरअसल एम्प्रेस दावाजर ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने मिंगवांग को चुपचाप राजधानी बुलाकर शहर के बाहर छुपा रखा था। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। टेम्पल ऑफ हेवन में खून की नदियां बहने लगती है। सफेद बर्फ खून से लाल हो चुकी थी। लिंजी जान की बाजी लगाकर लड़ते हुए सीधा एम्परर के सामने पहुंच जाता है। अब एम्परर के पास बस कुछ ही गार्ड्स बचे थे। लिंजी, मैंने तो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। एम्परर गुस्से से लाल आंखें लिए दांत पीसते हुए कहता है। लिंजी अपनी तलवार उठाता है जिससे एम्परर अचानक जोर से हंसने लगता है। मैं इस दुनिया का भगवान हूं। मेरी कोई गलती कैसे हो सकती है? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो सीधे लिंजी पर तलवार से वार कर देता है। लिंजी साइड में हटकर बचता है। दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। एम्परर की मार्शल आर्ट्स सच में बहुत कमाल की थी। उसकी तलवार बहुत तेज और खतरनाक चल रही थी लेकिन लिंजी के पास हुआन यांग शेंगोंग की ताकत थी जिससे उसकी एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे लिंजी उस पर भारी पड़ने लगता है। करीब 30 वार के बाद लिंजी की तलवार एम्परर के कंधे के आर पार हो जाती है। वो उसे जमीन पर गिराकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। जियू उसे मारना चाहती थी लेकिन लिंजी उसे रोक लेता है। इसे जिंदा छोड़ दो, एम्प्रेस दावाजर को अभी इसकी जरूरत है। एम्परर एक दर्दनाक हंसी हंसता है। लिंजी उसके प्रेशर पॉइंट्स दबाकर उसे बेहोश करता है और उसे बांधकर महल की तरफ ले जाते हैं। बर्फ अभी भी गिर रही थी। महल का रास्ता एकदम सुनसान था। एम्प्रेस दावाजर मेन हॉल में उनका इंतजार कर वो ड्रैगन वाले सिंहासन के पास पूरे रौब से बैठी थी। एम्परर को देखकर उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। एम्परर, तुम हार गए। एम्परर को घुटनों के बल बैठाया जाता है। वो नफरत भरी नजरों से उन्हें घूरता है। जो जीतता है वही राजा होता है। अगर मारना है तो मार दो।
एम्प्रेस दवाजर अपना सिर हिलाकर कहती हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें अपना सिंहासन छोड़ने का ऑर्डर लिखना होगा और ये राजगद्दी मिंगवांग के बेटे को देनी होगी। एम्परर जोर से चिल्लाता है, सपने देखना बंद करो। एम्प्रेस दवाजर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती। वो इशारा करती हैं और एक बच्चे को लाया जाता है। वो बच्चा सिर्फ 3 साल का था और शक्ल से बिल्कुल मिंगवांग जैसा लग रहा था। वो मासूमियत से सबको देख रहा था। ये तुम्हारा भतीजा है, एम्प्रेस दवाजर प्यार से कहती हैं। अगर तुम ऑर्डर लिख दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और तुम्हें एक अच्छा राजा मान लिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने नहीं लिख। वो अचानक रुकती हैं। उनकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा आ जाता है। तुमने वेस्टर्न रीजन्स के साथ मिलकर देश की जमीन बेचने की साजिश रची है। सिर्फ इस एक गुनाह के लिए तुम्हें 10 बार मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये सुनते ही एम्परर का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। तुम झूठ बोल रही हो। तभी एम्प्रेस डावाजर अपनी आस्तीन से एक चिट्ठी निकालती हैं। ये वही सीक्रेट लेटर था जो ब्लैक ची किंगडम के दूत के पास मिला था। ये तुम्हारी खुद की लिखी हुई चिट्ठी है जो तुमने ब्लैक ची किंगडम के राजा को भेजी थी, जिसमें तुमने लिखा था कि तुम उन्हें बॉर्डर के 3 शहर दे दोगे अगर वो तुम्हारा साथ दे। एम्परर को तो जैसे बिजली का झटका लगता है। तुम्हारे पास ये कैसे आई? एम्प्रेस डावाजर हल्की सी स्माइल देती है। ये महल कभी सिर्फ तुम्हारा नहीं था। एम्परर पूरी तरह टूट चुका था। वो कभी लिंजी तुम जीत गए। लिंजी कुछ नहीं बोलता। एम्परर एक दर्दनाक स्माइल के साथ कहता है, कागज और कलम लाओ। एम्प्रेस डावाजर वो रेजिग्नेशन लेटर अपने पास रख लेती है और एम्परर को कोल्ड पैलेस में नजरबंद करवा देती है। बाहर दुनिया को बताया जाता है कि एम्परर बहुत बीमार है और अब एम्प्रेस डावाजर राजकाज संभालेंगी। 3 दिन बाद नए एम्परर की ताजपोशी होती है, पर नया एम्परर तो सिर्फ 3 साल का बच्चा था। एम्प्रेस दावागर उसे गोद में लेके सिंहासन पर बैठती हैं और लिंजी उनके सामने सिर झुकाते हैं और लॉन्ग लिव के नारे लगाते हैं। फाइनली सारी मुसीबतें खत्म हो गई थी। रात को एम्प्रेस दावागर एक सेलिब्रेशन पार्टी रखती हैं जिसमें सिर्फ मिंगवांग और लिंजी को बुलाया जाता है। मिंगवांग अपना जाम उठाकर कहता है, माँ आखिरकार आपकी मुराद पूरी हो ही गई। एम्प्रेस दावाजर मुस्कुराकर कहती हैं, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। फिर वो लिंजी की तरफ बहुत ही प्यार से देखती हैं, खासकर तुम्हारे लिंजी, ये जाम तुम्हारे नाम। लिंजी भी तुरंत अपना गिलास उठाता है और एक ही घूंट में पी जाता है। मिंगवांग लिंजी को देखता है, फिर अपनी माँ को देखता है और अच्छा। एम्प्रेस दावाजर पूछती है, क्या बात है? मिंगवांग एकदम सीरियस होकर कहता है, लिंजी बहुत वफादार है और उसने बहुत बड़ा काम किया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक ऑफिशियल स्टेटस दे। एम्प्रेस दावाजर शॉक रह जाती है और लिंजी भी। स्टेटस? इसका क्या मतलब था? मिंगवांग आगे कहता है, लिंजी भले ही एक औनुच है लेकिन बहुत टैलेंटेड है। क्यों ना आप इसे अपना मुंह बोला भाई बना ले और कोई टाइटल दे दे ताकि ये हमेशा आपके पास रह सके। एम्प्रेस दावाजर की आंखों में चमक आ जाती है और वो लिंजी से पूछती है, क्या तुम्हें मंजूर है? लिंजी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये बहुत बड़ा ऑफर था, पर वो मन ही मन कहता है कि मुझे मंजूर है। वो घुटनों के बल बैठ के मिंगवांग को थैंक्स कहता है। एम्प्रेस दावाजर मुस्कुराते हुए खुद उसे उठाती हैं। ठीक है, आज से तुम मेरे मुंह बोले भाई हो और तुम्हें जोंगयोंग मार्किस का टाइटल दिया जाता है। लिंजी जल्दी से सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करता है। मिंगवांग जोर से हंसता है और कहता है, मार्की साहब के नाम। एक रात उन सब ने बहुत ज्यादा पी ली थी। मिंगवांग महल में ही सो जाता है और लिंजी एम्प्रेस दावागर को सहारा देकर उनके कमरे तक ले जाता है। वो लिंजी के कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहती हैं। लिंजी थोड़ा हैरान होता है। वो हंसते हुए कहती हैं, तुम्हारी ह्वानयांग मार्शल आर्ट्स के बारे में मुझे पहले से पता था। मुझे मालूम है कि तुम अब एक असली मर्द बन चुके हो। ये सुनकर लिंजी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। महारानी, वो उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है, मुझे दीदी कहो। लिंजी सूखे गले से कहता है, दीदी। वो खुशी से स्माइल करती है और पंजों के बल खड़ी होकर उसे किस कर लेती हैं। उस रात वो दोनों फाइनली बिना किसी डर के एक दूसरे के हो जाते हैं। वो लिंजी की बाहों में रोने लगती है, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। लिंजी उनके आंसू पोंछते हुए बार बार कहता है, जिंग्युए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और वो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आज के बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद लिंजी सच में जोंगयोंग मार्किस बन जाता है। महल के बाहर उसका एक बड़ा सा घर था, लेकिन वो ज्यादातर समय महल में ही रहता था। एम्प्रेस डावाजर पर्दे के पीछे से राजकाज संभालती थी और लिंजी उनके असिस्टेंट की तरह उनकी मदद करता था। शाओचुई की शादी जियू के भाई से हो जाती है और वो बहुत खुश थी। मिंगवांग बॉर्डर की रक्षा कर रहा था और पूरे देश में शांति थी। लिंजी ने अपनी ह्वानयांग मार्शल आर्ट्स का 7वां लेवल पार कर लिया था, जिससे वो हमेशा जवान दिखने वाला था। हालांकि एम्प्रेस दावाजर के बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे थे, लेकिन लिंजी की नजरों में वो आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। एक दिन वो दोनों महल की छत पर खड़े होकर शहर की जगमगाती लाइटें देख रहे थे। वो लिंजी के कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहती हैं, लिंजी, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज तुम्हारे
तुम्हारा मिलना था। लिंजी उनका हाथ कस के पकड़ते हुए कहता है, दीदी अगले जन्म में भी हम जरूर मिलेंगे। वो अगले जन्म में मैं तुम्हें बहुत जल्दी ढूंढ लूंगी ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना सहनी पड़े। लिंजी उनके बालों को चूमता है। उसका दिल पूरी तरह से सुकून से भरा हुआ था। खून खराबे और मौत के इतने खतरनाक रास्तों से गुजरने के बाद फाइनली उन्हें ये शांति और प्यार मिला था। इस गहरे और खतरनाक महल में अब उनका अपना एक घर था, वो एक दूसरे के साथ थे और बस यही उनके लिए काफी था। जिंदगी अभी लंबी थी और वो इसी तरह हमेशा एक दूसरे के